नमस्कार दोस्तों, पीएसए सलेंटेस स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं लकपा आपका होस्ट और मेरे फ्रेंड, अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, मेरा नाम नीतीश भंडारी है। मैं आसाम तेजपुर से हूँ। तेजपुर में ही पला बड़ा हूँ, वहीं से बचपन से उधर ही पढ़ाई वढ़ाई किया है मैंने। तो उसके बाद बहुत जगह में जॉब वगैरह भी किया। दिल्ली में भी था आपका, उधर गुवाहाटी में भी था, तो वही जॉब वगैरह किया। और बाहर जाने का बचपन से ही शौक़ था, बाहर जाएंगे इसे वहाँ जॉब करेंगे, बचपन से ही था। तो वही फिर बाद में मैंने बहुत जगह में रिसर्च किया, कैसे जाना है, क्या जाना है, ऐसे करके फिर बाद में मुझे एक अच्छा सा कंसल्टेंसी मिला, उसके थ्रू दी में आ गया। अभी स्लोवाकिया यूरोप में हूँ, अभी फ़िलहाल में पीएसए स्टूडेंटिस में अभी काम कर रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज हम जो सीरीज शुरू करने वाले हैं पीएसए स्टेलेंटिस, जो कि काफ़ी लंबा चलने वाला है और उसमें आप बहुत कुछ जानेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज हमारा सीरीज में सबसे फर्स्ट एपिसोड जो चलने वाला है वो चलेगा जो कोई इंडिया से पहली बार स्लोवाकिया आ रहा है, इनके बारे में बात करेंगे। तो नीतीश जी, हाँ जी, आपके दिमाग में कुछ सवाल वही कि मतलब कैसे आना है, किस तरीके से आना है यूरोप में। सबसे पहले तो चलिए इस बात को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से हमको सबसे पहले इंडिया से कहीं आने से पहले हम इंडिया में पहले एक जगह से, क्योंकि फ्लाइट्स हमारा 2 रहता है। हाँ जी, इस बार भी हमारा 2 फ्लाइट रहता था, कनेक्टिंग फ्लाइट्स रहता है। तो हमने डिफिकल्टीज क्या क्या फेस किया पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, बाकी उनके बारे में किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो तो हम बात करेंगे। सबसे पहला डिफिकल्टी आपने क्या फेस किया हुआ है? जैसे आपको पता चलिए कि आज विद इन 2 दिन में आपका फ्लाइट है। हाँ जी, तो आपको क्या महसूस हो उस वक्त में? हाँ वही कि वीज़ा लगने के बाद वही जब फ्लाइट के बारे में मतलब बहुत कम टाइम मिला हम लोगों की, आप लोगों को अभी पैकिंग वगैरह करना है, आप लोगों का 3-4 दिन के बाद फ्लाइट है, ऐसे बोल दिया। तो हम लोग को वही बहुत टाइम कम मिला, क्योंकि शॉपिंग वगैरह भी करना है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे क्योंकि फ्लाइट में हम लोगों को लगेज जो है होता है उसमें 30 kg प्लस 8 kg जो अलाउ करता है, उस हिसाब से हम लोग को शॉपिंग करने का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ों का दाम बहुत महंगा है। तो जितना हो सके हम लोग मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होता है वो लाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत चीज़ें नहीं मतलब बहुत महंगा है चीज़ों का यहाँ पे प्राइस, तो उस हिसाब से जो ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो सब लाने का ज़रूरत होता है, उसके ऊपर शॉपिंग वगैरह करना है हम लोगों को। लेकिन इसमें जैसे कि हम दोनों ने शॉपिंग मुंबई में किया था साथ में, तो इस चीज़ को मैं भी सफर फील कर चुका हूँ, क्योंकि अनप्लान्ड ज़्यादा हो गया था कि कैसे करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया था, हम इंडिया से जब फ्लाइट चेंज कर रहे तो हमारा वेट कैपेसिटी था 15 kg और प्लस 7 kg, और हमको नॉलेज नहीं था कि लाना है, क्योंकि हम खुद से रेडी कर रहे हैं क्या क्या चीज़ लगने वाला। हमको कुछ नॉलेज नहीं कि यूरोप में क्या क्या चीज़ चाहिए। हाँ, और कंपनी वगैरह ने भी इतना कुछ खास हमको उसके बारे में बताया नहीं। बस पता चला कि कुकर इंपॉर्टेंट है, कुकर बहुत महंगा है, राइस कुकर या प्रेशर कुकर तो लाना ही लाना है। हाँ, उस चीज के लिए हमने फिर मुंबई में सॉर्ट आउट करके एक कुकर ले लिए। तो मैंने जो डिफिकल्टी फेस किया था उसमें कि मैं तो ब्लैंक था सबसे फर्स्ट। सडनली क्या लूं समझ में नहीं आया। तो बैकपैक में मैंने हार्डली क्या डाला, ड्राई फ्रूट्स, फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स और कुछ क्लोथ्स। इसके अलावा मैंने डोमेस्टिक फ्लाइट में कुछ भी नहीं लिया। हाँ, वो तो मैंने देखा था आपका ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत ज्यादा लिया था। और आपने क्या लिया था डोमेस्टिक फ्लाइट में? डोमेस्टिक फ्लाइट में वही देखो आपका 15 kg अलाउ होता है। अगर थोड़ा पहले पता चलता टिकट का तो हम लोग ट्रेन में लेके आ सकते थे, लेकिन वही है कि अब टाइम नहीं है हमारे पास, जैसे भी करके मुंबई पहुंचना है तो फ्लाइट में ही आना पड़ा हम लोग को। जी। और फ्लाइट में आपका 15 kg है अलाउ और 7 kg, तो मैक्सिमम वही अलाउ है। तो उस हिसाब से हमने जो जरूरी है वो लेके आए, और बाकी हमने क्या सोचा मुंबई में ही शॉपिंग करेंगे। हाँ, जो बाकी चीज़ें होगा जैसे राशन वगैरह होगा, अगर किसी को चावल लाना है, दाल लाना है, ड्राई फ्रूट्स लाना है, या छोटे छोटे जो चीज़ें होता है वो तो मुंबई में मिल जाएगा। कपड़े वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, शूज हो गया, चप्पल हो गया, ये सब अगर मुंबई में मिल जाता है तो चीज़ों के लिए हमने जगह के बचा के रखा, और उसी हिसाब से मुंबई में फिर हम लोगों ने दोबारा शॉपिंग किया और अपना जो लगेज का जो वेट है वो कंप्लीट किया हम लोगों ने उसी हिसाब से। लेकिन इस चक्कर में हमने मुंबई में भी काफी कुछ चीज मिस कर लिए हैं। हाँ, जो कि लाना, क्योंकि हमको कुछ नॉलेज नहीं था कि इधर में हमको क्या क्या चीज लगने वाला है। और मोर ओवर मैंने यूट्यूब वगैरह भी कुछ खास देखा नहीं था, क्योंकि मेरा माइंडसेट कुछ दूसरे ही डायरेक्शन में था कि
कैसे पहुंच जाएंगे बस मुंबई हाँ टाइमली, क्योंकि अभी आइडिया नहीं है इतना किसी भी चीज का। तो हाँ। इस चीज को आपको जो तकलीफ ना रहे इसलिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। हाँ तो जी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और मैं इस चीज में एक चीज मुझे जानने के लिए मिला एयरलाइंस के लिए, जैसे हमारा फ्लाइट था इंडिगो, हाँ जी, हाँ जी। तो और हमारा उसके बाद में आफ्टर इंडिगो उसके बाद में हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट बाय कनेक्टिंग फ्लाइट टर्की से था। हाँ, टर्की से। तो क्या था, हमने जो डोमेस्टिक फ्लाइट लिया था जो मुंबई से मुंबई टू इस्तांबुल। नहीं सॉरी सबसे फर्स्ट हमने लिया है कोलकाता टू मुंबई। अगर मुंबई जाने के बाद में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो हमारा डायरेक्ट इंटरनेशनली फ्लाइट है। हाँ, तो हमको प्रॉब्लम क्या हुआ था लगेज के लिए, हम आप घर से ही रेडी करके ले जा सकते हो आपके 30 kg। हाँ, होता है। उसका एक एडवांटेज कैसा रहेगा, अगर आपको पता चल जाएगा कि आप फ्लाइट्स कौन सा है, जैसे सपोज हमारा इंडिगो था। हाँ, ये तो हम सबको पता था इंडिगो था, लेकिन हमको किसी को पता नहीं था कि इंडिगो साथ में ये सर्विसेज है। जैसे अगर आपका फ्लाइट विदिन 24 आवर्स समथिंग, विदिन 24 आवर्स के ब्रैकेट में आपका इंटरनेशनल फ्लाइट रहता है, तो आप जितना भी लोड कैपेसिटी इंटरनेशनल फ्लाइट का होता है वो आप एक बार में ले जा सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए जाके कस्टमर केयर या आपको एयरपोर्ट में इंडिगो क्या कहते हैं उसको, हेल्पलाइन नंबर या हेल्पलाइन काउंटर पे डेस्क पे जाके आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स उस तरीके से आए हैं, बट हमने काफी सफर किया उस चीज के लिए। उसके अलावा ये सब एयरलाइंस के लिए तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिगो के लिए 100% मैं श्योर हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने इस तरीके से काफी पैसा सेव कर लिया है। अगर आप इस तरीके से नहीं आते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे काफी ज्यादा पे करना पड़ रहा है, 600 समथिंग, 600 पर केजी या 600 1 kg के लिए सोच लीजिए तब। तो मतलब अगर आप 15 प्लस 15 30 kg का हमारा बैगेज कैपेसिटी है, तो कितना हो जाएगा, 6 10 60 9,000 या एग्जैक्टली 9,000 ही मान के चलो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो कि अगर आप इस हिसाब के सोल्यूशन ढूंढ लोगे, काउंटर में जाके कस्टमर केयर से पूछ लोगे या इनका वेबसाइट चेक कर लोगे, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप अपना बैगेज एक जगह से रेडी कर लोगे, तो आपको उसमें क्या रहेगा कि कुछ भी हड़बड़ी नहीं रहेगा, और वो नहीं रहेगा कि कुछ मिस हो रहा है। क्योंकि फैमिली अगर आपका रेडी करेंगे तो काफी अच्छे तरीके से, अगर हम रेडी करते हैं तो अभी क्या ही बताएं, जो नेसेसरी रहता है बस अपना डॉक्यूमेंट्स डाल दिया, हल्का फुल्का कपड़ा डाल दिया, और बाकी कुछ पता नहीं, यही देख लेंगे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा आपके दिमाग में? क्वेश्चन मतलब ये है कि ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके ग्रोसरी का आइटम लेके आए यहाँ पे, क्योंकि आप लोग आते हैं के साथ साथ यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने जाओगे और तो आपको पता भी नहीं होगा आने के साथ साथ। तो क्या होता है, ग्रोसरी का आइटम लेके आए। जो हम लोगों ने फेस किया, मतलब कि यहाँ महंगा बहुत ज़्यादा है, और आते ही आपको काम में तो जॉब नहीं मिलेगा। 2-4 दिन आपका फॉर्मेलिटीज होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल होगा। तो खाने के लिए 2-4 दिन के लिए जो आपको जितना हो सके लाइए, क्योंकि कपड़ा तो यहाँ भी मिल जाएगा। अपना ठीक हिसाब से कपड़ा लाइए, बाकी जितना ज़्यादा हो सके ग्रोसरी का आइटम लेके आए। और इसमें एक मेरे तरफ से एक टिप्स है, जो कोई अगर भारी वेट कैपेसिटी का कुछ ला रहा है, तो वो सपोज बैगेज की जगह में आप अपने ओढ़ लीजिए, उसे लगा लीजिए उसको। जस्ट एग्जांपल, वो तोलते नहीं आपके बॉडी में। जैसे हैवी कोट है आपका, सपोज कोट का ही वेट है 4-5 किलो, तो आप वो सेव कर सकते हैं, आप बॉडी में पहन लिए। और मेरे केस में और एक इंसिडेंट हो गया था कि मैं मेरा लगेज बैगेज 15 kg एग्जैक्ट हो गया था, बट 3 आ गया मेरे पास में वो बैग। 15 या 30? हाँ 15 डोमेस्टिक के लिए 15 ये आ गया था। अच्छा। उसके उसके बाद में एक आ गया था मेरा बैग, और एक मैंने जिम बैग लिया था। मैंने सोचा था दोनों ये अंदर कैबिन बैग के अंदर कंसीडर हो जाएगा। तो इसमें मैंने 7 किलो कर दिया था। इसमें मैंने केवल डॉक्यूमेंट्स लिया था। तब उन्होंने क्या किया था, ये तो 15 kg आ गया था जब बैग चेक इन करने के बाद में, ये 15 kg आ चुका है। ठीक है, अब इसके लिए दो मान नहीं रहे हैं, इसको तो तोल लिया उन्होंने, 7 किलो समथिंग आ गया। चलिए, फिर मेरा ये बैग भी तोल लिया उन्होंने, तो 10 किलो समथिंग। तो उन्होंने बताया आपको पे करना पड़ेगा 2000 समथिंग, 2000 समथिंग उन्होंने अमाउंट बताया है एक्स्ट्रा। तो फिर मैं तो सोचा क्यों, इससे पहले तो फ्लाइट में बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ, तो इस तरीके का पहले तो कभी आया नहीं प्रॉब्लम। कैबिन में कभी चेक नहीं करते हैं, हार्डली, बहुत रेयरली चेक होता है। अगर आप ही अनकॉन्फिडेंट हो उस चीज के लिए तो ही चेक होता है। जैसे मुझे डाउट था बहुत सारा, तो मैंने पूछ लिया क्या मैं 2 बैग ले जा सकता हूँ, तो ये मैंने अपने हिसाब से बेवकूफी किया है। फिर ये मैंने फिगर इट आउट कर लिया लास्ट में जाके, क्योंकि
मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना था। नहीं, इंटरनेशनल केस में मेरा भी था। जैसे आपका हैंड बैगेज मेरा 2 था, एक मेरा हाथ में ये हुआ था और एक मतलब ये बैकपैक था, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, थोड़ा बहुत कपड़ा भी था। उसका वेट ऑलमोस्ट 4 kg समथिंग था और जो हैंड बैग जो दूसरा वाला था उसमें ऑलमोस्ट 6-7 kg था। ओके। और ऊपर से आपका लगेज जो होता है चेक इन लगेज उसमें 30 kg कंप्लीट था। तो फिर क्या हुआ, मेरा उसमें 32 निकला बाद में। फिर उसमें वो उन्होंने क्या किया, वो आप निकाल के हैंड बैगेज में डाल के वो भी चेक इन में डाल दो बोला, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आइटम ना हो वो आप निकाल के अपना बैकपैक में डाल दीजिए बोला। फिर मैंने क्या किया, उसमें सिर्फ कपड़ा था मेरा जो 6-7 kg का जो हैंड बैग था, उसमें फिर मैंने उससे 2 kg निकाल के एक्स्ट्रा जो कपड़ा वाला बैग था हैंड बैग उसमें डाल के उसको भी चेक इन में डाल दिया मैंने दोनों। तो ऑलमोस्ट 38 kg मेरा चेक इन में चला गया और ऊपर से मेरा बैकपैक में भी 3-4 kg था। मतलब ऐसे 3 हैंड बैग भी 2 ले जा सकते हैं। मतलब इंटरनेशनल में मैंने जो किया फेस किया वो दे देते हैं इंटरनेशनल वाले में, क्योंकि हैंड बैग आपका जो छोटा सा होता है ना वो वेट भी नहीं करते वो लोग, वेट नहीं करते, कभी वेट नहीं करते। बैकपैक तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलने से लैपटॉप बैग जो होता है वो आप कैरी कर सकते हैं। ये वेट मतलब अगर आप अनकॉन्फिडेंट रहोगे और आपने ज्यादा चीज पूछ लिया तो वो वेट भी करेंगे और आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी करेंगे। आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा उसके लिए पहले से। हाँ वो तो है। मेरे केस में वही हो गया था फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट में, क्योंकि मैं ट्रैवल इतना करता हूँ, लेकिन मैंने उस दिन स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लिया उससे जाके, क्या दोनों ले जा सकता हूँ? मुझे केवल अपना लगेज बैग देना चाहिए, उसके बाद ये दोनों बैग साइड ही कर देना चाहिए, जस्ट आपको लेके भी जाना है तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। इनकेस प्रॉब्लम आता है तो मैंने सोल्यूशन क्या किया था, उसका सोल्यूशन ये किया था कि मैंने उस बैग और एक बैग को खाली कर दिया, तो फोल्ड करके जिम बैग को उसी में डाल दिया और वो पूरा बैग जो लैपटॉप बैग था उसको मैंने 7 किलो समथिंग कर दिया। बाकी का ड्राई फ्रूट्स मैंने आउट करके वहीं पे किसी फौजी बंदे को थोड़ा देखने के लिए दे दिया है, कम से कम 10 किलो, मतलब 10 किलो नहीं सॉरी 5 किलो समथिंग। तो मैंने जाके वो बैग लाके, उन्होंने मेरे देख लिया था कि बैग तो है इसके पास में, जाके फिर मैंने बैग तोला। उसके बिना तो उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे ही नहीं रहते वो, समझ रहे हैं ना। एक बार अगर आपको बोर्डिंग पास मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, वहां से आप सीधा बैग लेके जाइए। तो इस हिसाब से कुछ ट्रिक्स रहते हैं, ट्रिक्स इन द सेंस मतलब ऐसा भी नहीं कि आप 20 किलो 30 किलो लेके जाइए, कुछ वो मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैग पैक तो आपका बॉडी काउंट में आता है, उसको काउंट भी नहीं करते। और आपके पास अगर एक हैंड बैग है वो 7 kg का आता है, इंटरनेशनल में हम लोगों का 8 kg तक का था, वो 8 kg तक ले सकते हैं आप। और इसमें एक ड्रॉबैक है, जैसे कि आप बड़ा सा ट्रॉली लेते हो तो ट्रॉली का साइज 4.5 से 5 किलो तो ट्रॉली का साइज बन जाता है, जिसमें आप डालोगे क्या 15 किलो का है डोमेस्टिक फ्लाइट जस्ट एग्जांपल, 5 किलो का तो आपको ट्रॉली चला गया, आप थोड़ा सा क्लोथ्स डालोगे और कुछ डालोगे तो दैट्स इट। तो ये चीज नहीं करना। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट रहता है तो ऑलवेज कीप मेक श्योर दैट आपके पास में ये एक्सेस रहे कि कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए आप एक ही बार में वहीं से 30 kg का कैपेसिटी एक ही फ्लाइट से लेके कैरी कीजिए, ताकि आप मतलब हड़बड़ी में कुछ मिस ना कर जाओ। अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो हम डिस्कस कर सकते हैं फ्लाइट के उसमें, या चलिए इस तरीके से बात करते हैं। जैसा लेमैन जिसने आज तक कभी फ्लाइट में नहीं बैठा वो क्या करेगा, सबसे फास्ट उस हिसाब से समझाते थे, ताकि इतना इजी हो जाए कि एक लेमैन को भी समझ में आ जाए कि क्या क्या करना है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, जैसे एक जस्ट एग्जांपल आपका एक डोमेस्टिक फ्लाइट है, उसके बाद में आपका इंटरनेशनल फ्लाइट है। ज्यादातर हमारा फ्लाइट मुंबई दिल्ली, जैसे सपोज आप आसाम में हो तो आसाम टू मुंबई फ्लाई करना है, वो मेन है। उसके बाद में वहां से आप दूसरा फ्लाइट, तो अब सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आया हमको आसाम टू मुंबई फ्लाई करना है, तो उसके लिए एक जरा गाइड कर दीजिए। जैसे लेमैन जिसने कभी फ्लाइट में बैठा ही नहीं, उसको कुछ पता नहीं फ्लाइट क्या होता है क्या नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता है। उसके लिए हम कुछ टिप्स शेयर भी कर सकते हैं जिससे उसको हेल्प हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे बंदे भी रहते हैं जिन्होंने सच में उनका फर्स्ट फ्लाइट हो सकता है ये जर्नी, है कि नहीं। जैसे मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ तो इसमें मेरे लिए तो इतना कोई नहीं है, लेकिन कोई ऐसा बंदा देख रहा हो जिसके लिए उसके लिए हेल्प हो जाए, तो हम उसके लिए बात कर रहे हैं अभी। तो बताइए ना नीतीश जी, जस्ट एग्जांपल आप ही वो बंदे हो, सोच लो तो दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है। पहला फ्लाइट आपका जब था तब दिमाग में क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन वही कि अब तो आपका थोड़ा बहुत नर्वस तो होता ही है, और उसके बाद कैसे कहाँ से क्या जाना है, प्रोसेस कहाँ से बोर्डिंग पास लेना है, क्या करना है, वेट का भी एक टेंशन होता है। अगर किसी ने वेट नहीं किया डायरेक्ट लेके आ गया तो उसका भी टेंशन होता है।
फास्ट नर्वस तो होता है थोड़ा बहुत कि बहुत ज्यादा। हाँ। मेरा भी फर्स्ट फ्लाइट जब हुआ, मैं जब दिल्ली ट्रैवल कर रहा था, सिर पे इतना बड़ा भार आ जाता है, जब तक बाकी कुछ समझ में नहीं आता और कुछ भी है, बस कैसे भी करके फ्लाइट में बैठ जाएं, पहले यही आता है। क्योंकि हाँ, कुछ प्रोसेस के थ्रू में हम जाते हैं फ्लाइट के सीट पे। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, हम जैसे सबसे पहले मेरा ये सवाल का जवाब दे दीजिए, हमको एयरपोर्ट में कितने बजे पहले पहुंच जाना है फ्लाइट से? 3 आवर, अगर डोमेस्टिक में है तो आप 3 आवर्स तो पहुंच जाइए। एटलीस्ट 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट में पहुंचना है, क्योंकि बाकी लोग भी रहते हैं चेक इन प्रोसेस के लिए। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे बैठ जाएंगे, टाइम लगता है। तो मेक श्योर 3 घंटे 5 घंटे जितना भी रहता है, आपको कंफर्ट, आप जैसे देखिए लेमैन जिसको कुछ पता नहीं है, वो तो 5 घंटे पहले आके बैठेगा तो भी सेंस बन जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसको समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे मुझे सब कुछ पता है तो 3 घंटे क्या, मैं 1 घंटे पहले आके मैं जल्दी कर जाऊंगा। लेकिन जिनको कुछ पता नहीं, थोड़ा सा टाइम को हाथ में रखिए ताकि चीजों को समझना पड़े, है कि नहीं? चलिए अब फर्स्ट प्रोसेस बता दीजिए। सपोज 3 घंटे पहले पहुंच जाना है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचाने के बाद क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है जब गेट एंट्री हो जाए? आपको तो आधार कार्ड अपना लेके चलना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, और उसका टिकट भी आपका जो मोबाइल में होगा या उसमें जो शो करना होता है। जैसे आजकल तो ऑनलाइन ही करते सब लोग, कोई प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी भी लेके जाता है, सॉफ्ट कॉपी से भी काम चल जाता है। आपको वो CISF के जो सिक्योरिटी होते हैं मेन गेट में, वो आपको चेक करते हैं। तो आपका वो आधार कार्ड और मोबाइल जो टिकट होगा आपका मोबाइल में होगा या हार्ड कॉपी होगा, जो भी हो, चेक करके आपका मैचिंग करके अगर ओके है तो आपको अंदर जाने देंगे। उसके अंदर जाने के बाद आपको फिर आपका बैग स्कैनिंग होगा और चेक इन बैग आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, जो काउंटर होता है वहाँ पे। जिस भी एयरलाइंस के आप जा रहे हो उसी एयरलाइंस के आपको काउंटर में जाना होता है। वहाँ पे आपको आपका वो वेट भी कराना होता है, बैग वगैरह जो चेक इन बैग वगैरह होगा आपका, वो सब वेट कराना होगा। वही लोग आपको बोर्डिंग पास भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको उसके बाद आपका बैग वगैरह का स्कैनिंग वगैरह भी हो जाएगा वहीं पे। तो आपको अगर वहीं पे अगर कोई आपका डाउट है किसी चीज़ पे, तो वहीं पे आपको वो लोग निकाल के देखेंगे, या कुछ भी डाउट होता है तो आपका कोई दूसरा जो डेंजर चीज़ कोई तो आया नहीं है आपके पास, इसे अगर वही डाउट होता है वही निकाल लेते हैं। और अगर आपका वहीं क्लियर हो जाता है, बोर्डिंग पास अगर आपके हाथ में आ गया, फिर आप आगे प्रोसेस के लिए चले जाते हैं। नितेश जी, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। तो सबसे फर्स्ट क्या रहता है कि चेक इन प्रोसेस में वो क्या चीज़ देखते हैं, केवल वो देखते हैं कि बोर्डिंग पास में जो बंदा है और आपके आईडी प्रूफ के लिए, जैसे आपने आधार कार्ड ले लिया या वोटर आईडी पान कार्ड ले लिया, जस्ट एग्जांपल, पान कार्ड ले लिया, उसमें नाम मैच करते हैं, डेट ऑफ बर्थ और फेस मैच करते हैं, देखते हैं बंदा वही है। उसके बाद में आपको जस्ट बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं, जो एक मेटल डिटेक्टर नहीं रहता है, बॉडी स्कैन तरीके से कुछ, जैसे आप बॉडी में कुछ खतरनाक चीज तो लेके नहीं जा रहे, जस्ट एग्जांपल, उसको स्कैन करके आपको अंदर प्रोसीड कर देते हैं। उसके बाद में बैग चेक इन रहता है क्या? बैग भी आपका सबसे फर्स्ट में, देखिए बैग का चेक इन बहुत जगह पे है। एक जगह से गुजरेगा लगेज बैग और आपका ये हैंड बैग, दोनों ही चेकिंग होता है। तो वो एक जगह से गुजरेगा जिसमें अंदर की चीज दिख जाता है। कंप्यूटर पीछे लगा रहता है, स्कैन करके वो देख लेते हैं अंदर में क्या है। बेसिकली वो देख लेते हैं, कुछ बैटरी वगैरह तो नहीं, इस तरीके कुछ भी, अगर जो कुछ रहेगा वो वहीं पर बता देंगे। अब हम आगे के बाद में वो चीज डिस्कस करेंगे, वो क्या चीज होता, क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं। तो पास हो जाने के बाद में, उसके बाद सेकंड थिंग हमारा क्या था, वहां से निकलने के बाद हमारे दिमाग में रहता है जाना कहाँ है। तो आपका एयरलाइन जो आपका टिकट है ना, उस पर ऑलरेडी मेंशन होता है वो कौन सा एयरलाइन है। कौन सा एयरलाइन रहता है हमारा? एक तो है इंडिगो, दूसरा है आकाशा, अभी रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद में आपका एयर एशिया, उसके बाद में स्पाइस जेट। ये कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट है, इनमें से आपका कोई ना कोई रहेगा। तो इनमें से जिस किसी का भी रहता है तो आपको उसके काउंटर में जाके आपको सबसे पहले पूछना है बोर्डिंग पास के लिए। किस चीज के लिए पूछना है? बोर्डिंग पास के लिए। जब तक आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलता है, आप आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते हो। जैसे ही उन्होंने बताया बोर्डिंग पास, सपोज जस्ट एग्जांपल आप 5 घंटे पहले पहुंच गए हो, लेकिन वो बोर्डिंग पास 3 घंटे के पहले ही देते हैं, तो थोड़ा आपको वेट करना है उसके लिए। आप देख सकते हो, इधर उधर जाके वॉशरूम वगैरह जाइए, फ्रेश हो जाइए और रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद में जैसे ही टाइम हो जाता है तो लाइन लग जाइए, बाकियों को देखिए, किसी से कंसल्ट कीजिए। यही तरीका है जिनको आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग होते हैं, उन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कहाँ जाना है, कैसे करना है, लोग बता ही देते हैं आपको। और ज्यादा डाउट हो तो उन लोगों को ध्यान रखिए जो आपकी फ्लाइट में बैठ रहे हो, उनसे कांटेक्ट करोगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो ये भी वहीं जा रहा है तो ये मुझे गाइड कर देगा, या इसको फॉलो करूंगा तो मैं भी पहुंच जाऊंगा।
तो ये हो गया हमारा चेकिंग प्रोसेस। चेकिंग मतलब बोर्डिंग पास तक हम पहुंच गए हैं। जस्ट एग्जांपल लाइन लगा के रो से पहुंच गए। अब बोर्डिंग पास में अब हमको पता नहीं है कि वेट कितना ले जाना है। जस्ट एग्जांपल मैं भर के आया हूँ 17 kg, ट्रॉली बैग 17 kg और हैंड बैग लेके आया हूँ 10 किलो। मुझे पता नहीं कुछ भी, क्योंकि मैंने तो कहीं रिसर्च भी नहीं किया है। तो मैं लेके आऊंगा और तोल दूंगा, सब करूंगा, तो वो क्या बना देंगे, आपका एक एक्स्ट्रा आपको पैसा देना पड़ेगा बोल के आपको बना देंगे, है कि नहीं। पर केजी सपोज ये अप्रोक्सीमेटली इंडिगो चार्ज 600 पर केजी 600 चार्ज करता है। तो उस हिसाब से आप जितना एक्स्ट्रा रहेगा उसका वो चार्ज कर लेंगे। तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि 15 kg आपका ये क्या कहते हैं इसको, लगेज बैग हो, और ये 7 kg हो बैग जो आप पीछे कैरी करते हो। इधर इट कुड बी अ लैपटॉप बैग या रक्षक जो भी रहता है। 7 kg थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो आप। वो उसका वेट नहीं करते, वो जनरली उसका वेट नहीं करते हैं। बाय द वे अगर आपको लगे कि वो वेट करते हैं तो आप उस बैग को किसी को दे के आ सकते हो। जो आप पीठ में लेते हो वो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, पोर्टेबल ही रहना चाहिए। दिखने में इतना ज्यादा बड़ा होना चाहिए कि आपको दिखने से लग जाए कि वो तो बहुत ज्यादा है, तब तो फिर देन ये आपको तकलीफ में डाल सकता है। अब जैसे 7 kg आपने 8 kg लाया तो उसमें आपको उतना वो नहीं होगा। 10 kg में भी इतना प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसे अगर 10 kg भी लगता है तो आप हैवी चीज शरीर में पहन लीजिए, है कि नहीं, जिसमें बैग में इंपॉर्टेंट चीज डाल दीजिए। वही। अब रहा बात, हम जैसे ही अभी काउंटर में पहुंच गए जहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है। बोर्डिंग पास लेने से पहले हमारे दिमाग में किन चीजों का ध्यान करना चाहिए, जैसे कि मेरे पास में बैग है और ट्रॉली में मुझे क्या क्या चीज डालना है और बैग में क्या क्या लेना है, ये समझा दीजिए थोड़ा सा। आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह होगा, बैटरी होगा, आपका मोबाइल, चार्जर, हेडफोन, ये सब आपको आपके हैंड बैगेज में ही लेके जाना है। और जो भी आपका जैसे आपका नेल कटर हो गया, चाकू हो गया, या आपका कुछ भी ऐसा आइटम होता है वो आप अपने चेक इन बैगेज में डालें। जो लगेज होता है उसमें डाल दीजिए। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। लगेज बैग क्योंकि वो आपके पास नहीं रहता है, वो सेफ्टी पर्पस के लिए रहता है, तो वो उससे आप हार्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपको जब आप मेन लोकेशन में लैंड हो गए तब आपको मिलेगा वो। तो लेकिन आपके बैग में क्या रहेगा, वो सामान रहेगा जिससे आपको आपके साथ ही जाएगा, हार्म कर सकता है। तो बेसिकली उस बैग में इसीलिए ये अलाउड नहीं करते, शार्प आइटम अलाउड नहीं करते, लिकर मतलब लिकर इन द सेंस लिक्विड आइटम अलाउड नहीं करते हैं। वो भी आपका 100 ml तक मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं देते। जैसे आपका परफ्यूम हो गया, वो 100 ml का परफ्यूम है तो आपको अलाउ करते हैं, अदरवाइज या इधर आपको थ्रो करना पड़ेगा। अगर आपको आपने बाय मिस्टेक से उसको आपको लगेज बैग में नहीं डाला तो आपको उसको थ्रो करना पड़ेगा। यही सॉल्यूशन है, वो ही डंप कर देंगे उसको, वहां पे आगे जाने नहीं देंगे। तो आपको आप एक चीज के लिए फ्लाइट तो मिस नहीं करना है, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में और किन चीजों का और कुछ मिस कर रहे हैं इसमें हम, जैसे कि और किन चीजों को हम ले जा नहीं सकते हैं ये लगेज बैग में। सपोज शार्प आइटम, नाइफ जो भी है वो आप अपने ट्रॉली बैग में डाल लीजिए। उसके अलावा आपको हैंड बैगेज में आप जो लेके जा सकते हो वो आपका है कपड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आप लेके जा सकते हो, उसमें पूरा कवर हो जाता है। पावर बैंक वगैरह हो गया, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, हेडफोन वगैरह हो गया, ये सब लेके जा सकते हैं। कपड़ा लेके जा सकते हैं आप, और आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होता है वो लेके जा सकते हैं। बस इतना सही सामान लेके जाइए। नेल कटर वगैरह ये सब आप कुछ लेके नहीं जा सकते, ये सब आपको चेक इन बैगेज में ही डालना है। तो इतने आइटम आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ में, और इस प्रोसेस के लिए इतना अगर आपने कर लिया तो आप चेक इन प्रोसेस को बहुत स्मूथली पार कर जाओगे। उसके बाद में क्या रहेगा कि मेक श्योर अगर आपने ट्रॉली बैग में बैटरी या कुछ डाल दिया तो आपका ट्रॉली बैग खुल जाएगा, फिर वो खोल देंगे और फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बैटरी रिलेटेड आइटम कुछ भी नहीं डालना है लगेज बैग में। अभी भी ध्यान रखिए, कुछ भी रहता है तो पहले चेकआउट कर लीजिए, चेक इन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कुछ बैटरी रिलेटेड आइटम्स तो नहीं है तो उसको हमको आउट करना है वहां से। एनी हाउ उसको आपको अपना ये केबिन बैग में डालना है, क्योंकि वो चेक के थ्रू जाएगा, प्रोसेस होके जाएगा ना। तो उसके बाद में अगर आप ये चलिए ये प्रोसेस हो गया, फाइनली लेमैन भी समझ चुका है इस प्रोसेस को इस तरीके से करना है। इतना करने के बाद अगर आप आपका लगेज बैग वेट करेंगे, ऊपर देख लेंगे वो कितना वेट बन रहा है। सपोज 15 बताया ना, 15.5 आए तो भी नो प्रॉब्लम, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करेंगे, आपका वो टिकट देखेंगे। सबसे फर्स्ट टिकट देखते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं टिकट के साथ में, आधार कार्ड लेते हैं, या आधार कार्ड या आपका कोई भी आईडी प्रूफ दे दिया। जो
ऑथराइज है, वो देखने के बाद वो क्या कर देता है, वो एक कंसल्ट करके आपको बोर्डिंग पास देते हैं। बोर्डिंग पास देते हैं। तो जैसे ही आपके हाथ में बोर्डिंग पास लग जाता है, मतलब आप अभी आपके हाथ में ट्रेन का टिकट मिल गया जैसा है, आप हाँ। सीट बैठ सकते हो, है कि नहीं? हाँ। बोर्डिंग पास मिलने के बाद में, उसके बाद में अगेन आप बोर्डिंग पास के बाद कहाँ जाओगे? अब आपका सिक्योरिटी चेक इन होगा। यस, उसके बाद अगेन सिक्योरिटी चेकिंग होगा। ये सेकेंड फेज ऑफ सिक्योरिटी चेकिंग है, जो कि आप अंदर एंटर कर रहे हो। सबसे पहले तो आप बाहर ये वेटिंग एरिया में ही थे, वो नॉर्मल सा चेक इन होता है। जी जी। अभी आपका प्रॉपर चेकिंग होगा, जिसपे सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है इसमें? उसमें आपको जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह होगा जो आपने कैबिन बैगेज में लेके कैरी किया है, वो सब आपको निकल के एक आपका वो आपका बास्केट जैसा मिलेगा आपको, वो बास्केट में सब कुछ आपको डालना होगा। जैसे बेल्ट हो गया, जो भी मतलब आपका मेटल चीज़ होता है वो सब भी आपको उसी में डालना है। पर्स हो गया, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, हेडफोन हो गया, ये सब चीज़ें आपको बास्केट में डालना है और उसको आगे बढ़ा देना है। और आपका जो कैबिन बैगेज है उसको भी आगे स्कैनिंग के लिए प्रोसेस कर देना है। उसके बाद आप इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पे CISF के जो सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे वो आपको चेकिंग करके पूरा अच्छी तरह से आपको नीचे से लेकर ऊपर तक कंप्लीट आपको चेक करेंगे वो मेटल डिटेक्टर से आपको। फिर आगे आप अपना वो चीज़ें जो भी है वो लेके आगे आप वो कर दें। सही है, डेफिनेटली। इस पे मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि मुझे रियलाइज हुआ कि उन चीज़ों को ऐड ऑन कर देना चाहिए। सपोज नाउअडेज क्या रहता है कि कुछ कुछ एयरलाइंस बोलते हैं कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इस क्या कहते हैं इसको, इस कंटेनर जैसे एग्जांपल, मुझे पता नहीं उस वर्ड को क्या कहते हैं, कंटेनर में डाल दीजिए, है कि नहीं? उसके बाद आपका क्लोथ्स जो भी है, क्लोथ्स एंड बैग एक दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए ताकि उनको सेपरेशन करने के लिए इजी हो। तो वो बेसिकली चेक क्या करते हैं, अगर जैसे बैग में कुछ भी मेटल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं है तो वो केवल नील दिखाएगा, क्लोथ्स केवल डिटेक्ट कर लेगा और वो फर्दर इजीली प्रोसेस हो जाएगा। और बैग के ये जैकेट के केस में भी यही है। और इसमें अगर आपका सवाल आ सकता है ये कि हम पैसा जेब में रख लें या वॉलेट जेब में रख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं रखना है जेब में, कुछ भी नहीं रखना है कि नहीं? लेके जा सकते हो बट आपको कुछ भी नहीं रखना है। जेब खाली रखिए, आपका वॉलेट भी वहीं पे डाल दीजिए जहाँ पे आप अपना ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम डालते हो। क्योंकि इससे क्या रहेगा, अगर आपके बॉडी में कुछ भी मेटल रिलेटेड आइटम्स नहीं तो आप इजीली वो चेक इन प्रोसेस को पार कर जाओगे। और बैग में मेक श्योर रखिए कि बैग के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ना हो। इधर लैपटॉप या सब आप दिखा दीजिए। अब एक्सेप्शनल केस में क्या देखा गया है कि जैसे मैंने बीच में मिस कर दिया था कि पावर बैंक या कुछ आइटम मेरा बैग में रह गया, वो स्कैनर तो डिटेक्ट कर ही लेगा। अगर उसको डाउट होता तो बैग खुलवा देता है, बैग खुलवा देता है और देख लेता है। और इस बार एयरपोर्ट में मेरे साथ में जो क्या हुआ कि मैंने डाल दिया था ड्राई फ्रूट्स, फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स। तो वो क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को चेक करते हैं। अच्छा। कैसे चेक करते हैं? बैग चला गया अंदर, क्योंकि बैग भरा भरा लग रहा था, तो उन्होंने जैसे ही सब पास है तो इस साइड से तो ये एकदम फिल्टर है। अगर कुछ डाउट हुआ और बैग और वो इस साइड में आ जाता है, जो भी आपका मशीन लेके जाता है ना हमारा ये सामान, इस तरीके से आके यहाँ पे आ जाता है और बुलाता है ना किसका है, तो हमको देखना है कौन सा बैग हमारा है। थोड़ा अलर्ट भी रहना है उस चीज के लिए। तब तक आपका चेक इन प्रोसेस, आप अंदर आ चुके हो, आपका बैग लेने के लिए आप आते हो तो CIF क्या करता है, वो बैग में चेक करता है क्या है, खाने का सामान है तो कुछ सम सॉर्ट्स ऑफ कुछ वो लेके आता है, सैनिटाइजर लेके क्या है, बैग के खोलने के बाद ऐसा कुछ मार लेता है, उसके बाद में फ्री करता है। आई थिंक वो क्या है, मैं डिकोड नहीं कर पाया हूँ, बस ये मेरे साथ में हुआ था खाने के आइटम को लेके। और मेरे फ्रेंड के साथ में क्या हुआ था कि सेंट परफ्यूम जो था ना, जो आपने बताया 100 ml, वो पार हो गया था। अच्छा। समहाउ डोमेस्टिक में पार हो गया था बट इंटरनेशनल में उसको फेंकना पड़ गया, क्योंकि अभी इतने सारे लोग रहते हैं, समहाउ कुछ नेग्लिजेंसी हो सकता है, किस कारण से भूल जाता है, तो ये हो सकता है। तो एक्सेप्शनल है, लेकिन हमको ध्यान रखना है इन चीजों का ताकि जिसमें हम तकलीफ में ना आए। और पैनिक नहीं होना है। बाय द वे, वेट आपका ज्यादा आ गया, कुछ भी आ गया तो आपके पास पैसा है, पैसा पे कीजिए आप। हाँ, आप उससे अच्छे से बात भी कर सकते हो। काउंटर में होते हैं तो उन्होंने जैसे आपका 5 kg एक्स्ट्रा हो गया तो अगर आप 500 से भी आपका अगर 2500 होता है तो उनसे आप थोड़ा बार्गेनिंग करिए, थोड़ा अच्छे से बात कीजिए कि मैम थोड़ा बहुत कम कर दीजिए। वो लोग कम कर देते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त के साथ भी हुआ था, उसका उम्र जो विकास, उनके केस में डोमेस्टिक में उनका 6 kg ज्यादा आ गया था, तो उन्होंने बाद में कितना 3400 कुछ बोल रहे थे, 3400। तो बाद में फिर उन्होंने थोड़ा बात किया अच्छे से, फिर 3000 में वो काम उन्होंने। ओके, तो काफी पैसा उनका बच गया।
अगर वो डोमेस्टिक के लिए अगर इंडिगो से फ्लाइट कौन सा था, इंडिगो था? हाँ, हम लोग इंडिगो ही था। ओके, तो मेरे गलत इंफॉर्मेशन के कारण से आप लोग, मेरे पास तब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं था कि हमको वहां पे कंसल्ट करना था, वरना पूरा पैसा बच जाता ना। हाँ हाँ हाँ। है कि नहीं? आप वहीं से अपना फुल बैग पैक रेडी करके आप सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आप फ्लाई कर सकते कर सकते थे हो। विदाउट एनी पेइंग एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा, यस। चलिए, नेक्स्ट टाइम से जो कोई आ रहा है उनके लिए एक टिप्स है, तो ध्यान रखिए। अब हम कहाँ पहुंच गए थे? इस चेक इन कर लिया है, हाँ, सिक्योरिटी चेक इन हो गया हम लोग। सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है। अब हमने पार कर लिया। अब हमारे पास में जो बोर्डिंग पास उसमें एक नंबर लिखा रहता है कि कितने नंबर काउंटर या किस पे जाना है। जाना है भाई। सम सॉर्ट्स ऑफ 101 102 गेट रहता है। ओके, उसके बाद हमको 34B, 35B। या गेट में जाना है। और आपका वहाँ वहाँ से- पे स्क्रीनिंग भी जो बड़ा सा डिस्प्ले होगा, हम्म। वहाँ पे भी दिखाएगा जैसे आपका इतने बजे का फ्लाइट है, ये वाला फ्लाइट है, इतने बजे का, इस गेट में आपको वो होगा आपका, तो वहीं पे आपका स्क्रीनिंग में आ जाएगा, उसी हिसाब से आप जा सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, जिसको पढ़ना नहीं आता है उसको क्या करना है? उसको किसी से कंसल्ट करना है, या इधर देखिए वो थोड़ा फेथफुल आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी से ही पूछ लेंगे, है कि नहीं? हाँ भाई। थोड़ा ऑथोराइज या थोड़ा ऑथेंटिकेट पर्सन को पूछिए, तो पूछिए। डेफिनेटली गाइड कर लेंगे, अच्छे से गाइड कर लेंगे और आप उस जगह तक पहुंच जाओगे। जिनको पढ़ना आता है, नो प्रॉब्लम, पढ़िए। पढ़ने के बावजूद भी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कहाँ गेट पकड़ना है, क्योंकि इतना लंबा रहता है एयरपोर्ट की, कहाँ जाए कहाँ जाए। तो अक्सर क्या रह जाता है, गेट नीचे रहता है, कभी ऊपर रहता है, फ्लोर बड़ा रहता है ना। तो मेक श्योर किसी से कंसल्ट करके आप वहां तक, गेट तक एनी हाउ पहुंच जाइए टाइम से पहले। और वहां पहुंचने के बाद में क्या रहता है, सपोज मैं वहां पहुंच गया, उसके बाद में सीधा मैं फ्लाइट में बैठ जाऊंगा? ना आपको नहीं। फिर वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यस। फिर उसके बाद आपको, जैसे आपका अगर फ्लाइट 8 बजे का है, तो आप लोगों को 45 मिनट्स या 1 आवर पहले ही आपको अंदर जाने देंगे। जैसे आपको कुछ टाइम होता है, तो उसके बाद वो लोग आपको बोर्डिंग शुरू कर देंगे। वहाँ पे आपको जो स्टाफ वगैरह होंगे आपका बोर्डिंग शुरू करेंगे। फिर आपको धीरे धीरे करके लाइन बाय लाइन आपका टिकट स्कैनिंग होगा, तो उसी तरह आप अंदर जाएंगे। चलिए, मैं इसमें थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप गेट नंबर 101 में पहुंच गए, जस्ट एग्जांपल, आपको बैठना है वहां पे, और कोशिश कीजिए कि आपका बगल में आप किसी से कनेक्टिविटी बना लो, ताकि जिसको कुछ पता नहीं उसका भी फ्लाइट वही तो है बोल के सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा वहां पे आपका। तो वही होने के बाद में थोड़ी देर में चेक इन शुरू हो जाएगा। चेक इन मतलब लाइन लगना है जिसके लिए, जहाँ पे बस लाइन बनाते हैं ना, जिस हिसाब से बोर्डिंग पास के लिए, सेम वहीं पे लाइन लगना लोग शुरू हो जाएंगे। तो आपको भी उसी उनको ही फॉलो करके लाइन लग लेना है, जिस नंबर का गेट का लगा हुआ है। ऑलरेडी वो अनाउंस करते हैं और चेक इन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद में फर्दर का प्रोसेस आप समझा दीजिए। चेक इन शुरू हो जाने के बाद में एक वहाँ पे क्या सिक्योरिटी चेक इन वगैरह कुछ रहता है? नहीं है। बैग वगैरह कुछ चेक? कुछ भी नहीं होता वो सब। आपको फिर आपको वहाँ पे लाइन बाय लाइन, जैसे आपका लाइन लगाएंगे एक पहले तो आपको जी, फिर उसके बाद आपका टिकट स्कैनिंग होगा, धीरे धीरे करके आपको एक एक करके आगे फ्लाइट के जो अंदर होगा उधर जाने देंगे आपको फिर। ओके, इस हिसाब से अगर आपने वो चेक इन प्रोसेस कर लिया, तो आप बाकी आप उन क्राउड या जो भी लोग जा रहे हैं उनको फॉलो कर लीजिए। तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है, जैसे चेक इन पार करने के बाद में हमको सीधा बस मिल जाता है वहां से, या हमको थोड़ा देर रुकना पड़ता है? जैसे चेक इन पार कर लिया, बोर्डिंग पास गेट नंबर 1 से मैं एंटर कर रहा हूँ, तो क्या रहता है उस केस में? जैसे मैंने सपोज गेट नंबर 1 में पहुंच चुका हूँ मैं, एग्जांपल लाइन लग दिया, वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में वहां से तुरंत निकलता हूँ, तो क्या रहता है? मैं सीधा फ्लाइट के अंदर घुस जाऊंगा, या आपका फ्लाइट के साथ जो एक कनेक्ट होता है जो आपका, वो उससे आपको जाना है, थोड़ा अंदर तक आगे तक जाना है, धीरे 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 करके। फिर आपको जो फ्लाइट जो कनेक्ट होता है उससे, जो आपको मतलब एयरपोर्ट से फ्लाइट को कनेक्ट किया जाता है, फिर उसका आगे जाएंगे। फिर उधर आपका क्या बोलते हैं, केबिन क्रू वगैरह होंगे, तो वो आपको आपका सीट वगैरह देख के किधर जाना है, किस साइड जाना है, वो तो आपको बताते हैं। ओके, चलिए मैं इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में एलिब्रेट करना चाहूँगा। इसमें 2 केस रहता है। जैसे ही हम चेक इन पास कर जाते हैं, फाइनल चेक इन पास कर जाते हैं, फाइनल नहीं, सेकंड फाइनल, और एक चेक इन रहता है। और आपने जो पहला वाला बोला, हाँ, ये तो उसमें क्या रहता है, जैसे हम गेट से बाहर निकलेंगे तो 2 केस रहता है। या तो आप सीधा केबिन में घुस जाओगे, वो बहुत एक्सेप्शनल केस में रहता है, केबिन में घुस के वो अंदर करते हैं। या तो आपको वहां से बस आता है लेने के लिए, वहां से आपको बस लेने के लिए आता है। इंडिगो है तो इंडिगो को आता है, या किसी जो भी आपके साथ में जो कोई है, तो उनको थोड़ा सा देख के आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बस आता है तो आपको वो बस में चढ़ना है, और वो बस जहाँ आपको ड्रॉप करता है तो वहां पे आपको उतरना है।
और फ्लाइट के सामने। यस यस, फ्लाइट नियर बाय फ्लाइट आपको उतारता है। एक्सपीरियंस किया होगा आपने भी ये वाला नहीं। ओके ओके, मैंने किया था। तो ये चीज उतरने के बाद में वहां पे भी आपका ये बोर्डिंग पास देखते हैं वो लोग। बोर्डिंग पास देख के क्रॉस करते हैं कि आप चढ़ गए, वो मतलब वेरीफाई करते हैं कि इतने सीट में से कितने पैसेंजर अंदर आ चुके हैं। हाँ। क्योंकि उनका काम है कि मतलब सारे पैसेंजर आ चुके हैं कि नहीं, क्योंकि अंदर पे तो ये नहीं करते हैं, बाहर में ऑलरेडी ये कर लेते हैं। तो उसमें अगर आपका सीट नंबर ये रहता है, जस्ट एग्जांपल बैक का सीट रहता है, क्योंकि एयरप्लेन बड़ा है, पीछे साइड का है, तो वो बोल देते हैं जिसका भी 100 समथिंग का सीट है तो वो पीछे साइड से जाइए। तो आपको वही करना है, तो पीछे साइड से चले जाना है। पीछे साइड मतलब वो बैक साइड, एयरप्लेन का जो पिछला हिस्सा रहता है उस साइड से चला जाना है। दूसरों को देख लीजिए, अगर बाय द वे मेरे बात को आप समझ नहीं पा रहे तो दूसरों को फॉलो कर लीजिए। उन्होंने क्या असर समझ में नहीं आया, आप दोबारा ही पूछ सकते हो कहाँ से जाना है। एनी हाउ आपको पूछना है। अगर आप डर के इस हिसाब से करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको पूछना है इस हिसाब से, ऐसे करके जाओगे और सीट नंबर देखना है। अगर आप बाय द वे सीट नंबर भी देखने नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सीधा जाके आपको जाके किसको देना दिखाना है, एयर होस्टेस जो रहते हैं वहाँ, केबिन क्रू या एयर होस्टेस को दिखाइए, वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो जैसे हम सपोज फ्लाइट के अंदर में एंटर करते हैं, वो विश करते हैं ना, विश करते हैं, एक वार्म ग्रीटिंग के साथ में करते हैं, हेलो सर, जो भी एक रहता है वार्म ग्रीटिंग करते हैं। जी। उसके बाद में सीधा अंदर जाएंगे। उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है नीतीश जी? उसके बाद आपको अपना सीट नंबर देखना है, जो आपके ऊपर ही होता है, जो उस लिखा होता है आपका, जैसे 35 A B C ऐसे करके। तो आप लोगों को बता देते हैं कि इस साइड जाइए, तो आपको सीट नंबर पहले देखना है कहाँ पे आपका सीट, तो उसी हिसाब से आपको सीट में बैठना है। जी, सीट नंबर में बैठ गए हैं और कुछ करना रहता है सीट नंबर में बैठने से पहले? हाँ, आपका जो कैबिन बैग होगा जी, उसका आपको ऊपर आपका सामान रखने का जो जगह होता है जी, उसमें आपका सीट के ऊपर ही होता है। आपका जितना हो सके आपका सीट के बगल में ही रखिए, अच्छा होगा। आपको उतरते वक्त भी आपको जल्दी से निकलने का आसानी होगा। ओला होता है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा आप लोग के लिए अगेन। जैसे कि कुछ केसेस में आपने देखा हुआ है, जैसे आपका सीट तो यहाँ पे, लेकिन ऊपर का कैबिन का जगह ही नहीं है, वो भर चुका है। क्योंकि केसेस कुछ भी हो सकता है, समहाउ आप पहले पहुंच गए तो आपने डाल दिया, वो एक्सेप्शनल है। अगर इन दैट केस अगर वो जगह भर चुका है तो आपको क्या करना है, एडजस्ट कराना है उन चीजों को और आपका बैग डालना है। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी क्राउड रहता है। मोरोवर एक एयरप्लेन में कितने लोगों का कैपेसिटी रहता है आपको आइडिया? 180 समथिंग। तो सोचिए इतने लोग रहते हैं, तो आप गेस कर सकते हो कि स्पेस कितना ही मिल जाएगा। क्योंकि कोई ट्रॉली लेके आ जाता है, छोटा ट्रॉली जिसको केबिन बैग बोलते हैं ना, सब तो ये लैपटॉप बैग लेके नहीं आते हैं, तो वो ज्यादा स्पेस खा जाता है। तो इन चीजों का अगर छोटा सा लैपटॉप बैग है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह छोटा सा ही है, वो आप सीट के नीचे भी रख सकते हैं उसको, वो भी मतलब वो आप अपने, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा जहां तक हो सके आप ऊपर डालोगे तो आराम से सेफली रिलैक्स करके आप बैठ सकते हो। किसी भी चीज को आप अपने साथ में रखते हो तो क्या रहता है, दिमाग में एक फेयर रहता है, कोई ले गया, किसी ने टांग रख दिया, कुछ 10 तरह का। कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम चीज आपके बैग में रहे, लेकिन जो आप प्लेन के अंदर में इस्तेमाल करने वाला, एग्जांपल आईपैड या लैपटॉप में कुछ काम करोगे तो आप रख लो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस में आपको ऊपर रखना है। उसके गेट को, उसके जो भी रहता है ना बंद करने के लिए, उसको आपको क्लोज करना है। देख लीजिए अगर आप करते हो ठीक है, नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के एयर होस्टेस आके आप करेंगे, वो कर लेंगे। और सीट में उसके बाद में क्या करना है, फाइनल चीज में पहुंच चुके हैं, सीट में बैठना है। सीट में बैठ गए, उसके बाद में तो वही है सबसे फर्स्ट थिंग्स, वो क्या रहेगा हमारे सीट में बैठने के बाद में, आपको उसके बाद का आपका जो एयर होस्टेस है आपको सब समझाएंगे कैसे क्या फर्दर प्रोसेस के लिए आपको एयर होस्टेस डेफिनेटली समझाएंगे। वो हम डिस्कस नहीं करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि वो डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज था जो कि एयर होस्टेस नहीं बताएंगे आपको, है कि नहीं? ये मुझे किसी ने नहीं बताया, आपको भी किसी ने शायद नहीं बताया होगा, लेकिन अब आप जान रहे हो कि क्या प्रोसेस रहता है और किन चीजों का ध्यान रखें। तो इस हिसाब से अगर आप फॉलो करोगे चीजों को तो आप बैठ जाओगे अपने सीट पे जिस पे आपने बुक किया हुआ है आपका फ्लाइट। यस, है कि नहीं? तो वहां पे बैठ गए हो तो बाकी का प्रोसेस आपको एयर होस्टेस समझा देगी, उसको फॉलो कर लो, उसके बाद में आप पहुंच जाओगे। और रिगार्डिंग आप कुछ और चीज जो एयर होस्टेस नहीं समझाती थी वो डिस्कस कर ले। टॉयलेट के बारे में कुछ समझाती नहीं है। टॉयलेट के बारे में तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मतलब एयरप्लेन के अंदर टॉयलेट नहीं होता है, क्योंकि हमारा शरीर है, कभी टॉयलेट लग गया, वॉशरूम आ गया, कुछ भी है तो अंदर ही
रहता है ये। आगे भी होता है आपका, जी, पीछे भी होता पीछे है। भी रहता है। अगर आप ज्यादा ही आगे हो तो आगे वाले में चला जाओ, ज्यादा पीछे हो तो हम्म। पीछे भी आ सकते हो आप, दोनों तरफ होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जब कभी आता है तो एक्सक्यूज में बोल के आपको बाहर जाके टॉयलेट जा सकते हो, वो बता देंगे कब नहीं जाना है सीट से, वही। वो गाइड कर देंगे एयर होस्टेस। हाँ, वो आप बाकी सब- थोड़ा सा देख लीजिए उनको कि मतलब जब डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और वो डेमोन्स्ट्रेशन देख के डर नहीं जाना है आपको। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं भी घबरा गया था, ये क्या बता रहे हैं बोल के। वो होता है। हाँ, एक्सेप्शनल इमरजेंसी केस के लिए, लेकिन आपको हाँ। देख के सीखना है, क्योंकि समहाउ बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते। इमरजेंसी केस आ जाएगा तो कोई आपके लिए आके नहीं करेगा, हाँ, है कि नहीं, खुद सब ही अपने आप में बिजी हो जाएंगे उस चीज के लिए। हम्म। तो मेक श्योर जब कभी कुछ इन्फॉर्मेशन कोई बताता है तो उस चीज को ढंग से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि कब उस चीज का जरूरत पड़ जाए कोई बता नहीं सकता है। तब पैनिक होके कोई मतलब नहीं बनेगा, तब वो बेवकूफी वाला काम है। तो चीजों का ध्यान रखिए। तो इस हिसाब से हम सीधा वहां से नेक्स्ट अपने जगह पे जो भी टाइम रहता है पहुंच जाएंगे वहां पे पहुंच जाएंगे और आप अपना फ्लाइट एंजॉय करोगे। वही। तो हम एक लेमैन को भी हमने समझा दिया है, समझा। तो अब बाकी जो कोई ऑलरेडी जानता है तो इस पार्ट को स्किप कर सकता है, हाँ जी। और जिनको लगता है कि ये किसी से शेयर करना चाहिए तो आप उनको शेयर कीजिए, हाँ, है कि नहीं, यस, यस। तो उनका हेल्प हो जाएगा। अपार्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या नितेश जी, जो हमारा टॉपिक था उसमें हम और क्या चीज कवर करें? हम लोग का तो यूरोप आने का जो जी जी जी, जैसे हम डोमेस्टिक में पहुंच गए हैं, वो उस चीज उस बंदे के लिए था जिसने कभी फ्लाइट में नहीं बैठा नहीं है। बैठा। तो आपने इतना रेडी कर लिया तो आप एक लोकेशन से डोमेस्टिक से आप मुंबई पहुंच गए जैसे एग्जांपल। हाँ। अब आपका मुंबई में है एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि है शाम को, सुबह पहुंच गए। हाँ। उस केस में क्या करेंगे विकास जी? तो उस चीज में आप एयरपोर्ट में भी रह सकते हो थोड़ा टाइम, अगर आपको मन नहीं है थोड़ा बाहर जाके भी आ सकते हो। तो एयरपोर्ट में रहोगे, फिर आपका उसमें तो शायद आपका फिर दोबारा आपको चेक इन वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक में तो आप इंटरनेशनल के लिए तो आपको फिर दोबारा आपका Same सेम process, प्रोसेस same स्टार्टिंग process। होगा, न्यू होगा वो आपको। फिर आपका एक बार तो आप अंदर चले ही गए हो, स्टार्टिंग गेट वाला चेक इन आपका नहीं होगा, क्योंकि आप अंदर ही रहोगे उस टाइम। तो आपका फिर उसके बाद आपका नितिश जी उसमें एक चीज समझा दी, जैसे हम पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट हो गया, तो एग्जिट तो लेना है फर्स्ट। हाँ एग्जिट लेना है। एग्जिट तो आपको लेना है, या आपको एयरपोर्ट के अंदर रहना है तो आपने फाइनल एग्जिट नहीं लेना है, फाइनल एग्जिट लेना है कि नहीं? हाँ। जिसमें आप एग्जिट करते हो, हाँ। एंट्री करते हो सबसे फर्स्ट, अगर वो आपने एग्जिट कर लिया तो फिर वो आपको अंदर शायद नहीं रखेंगे, 100% पता नहीं, लेकिन मोर ओवर नहीं रखेंगे। फ्लाइट के टाइम के हिसाब से वो करेंगे। अगर आपका फ्लाइट बहुत लेट है फिर आपको अर्ली चेकिंग मतलब अंदर जाने नहीं देंगे। नहीं जाने देंगे। जो वेटिंग एरिया है में आपको उसको पार नहीं करना है। बाय द वे अगर आपने एयरपोर्ट के अंदर ही रहना है, सपोज कितने का दिमाग में रहता है यार कौन जाके रूम लेगा, यहाँ मैं कहाँ रहूंगा, मुंबई जैसा शहर है, हाँ, हाँ। 100 तरह के सवाल रहता वही। है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड, आपका हेल्प हो जाएगा, Help हो है कि जाएगा, वही। नहीं? और नहीं करते हो तो देन इट विल बी मोर गुड कि आप एयरपोर्ट के ही पास में रहिए, क्योंकि आपका हाथ में जो लगेज है वो आपको कैरी करना है 30 kg, इट्स नॉट अ जोक ना। यस यस। और इधर उधर ट्रैवल करोगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। और मुंबई जैसे जगह में आपको एकोमोडेशन सस्ता नहीं रहता है, वही। एक्सपेंसिव रहता है कि नहीं? वो तो है। तो मेक श्योर वो तो फर्दर आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर ही सकते हो। नितिश जी उतना करने के बाद में इंटरनेशनल फ्लाइट का एक्सपीरियंस थोड़ा बता दीजिए ना, जैसे कि सपोज इंटरनेशनल फ्लाइट का कुछ चेंजेस आपने महसूस किया है? हम लोग का तो आपका अगले दिन का फ्लाइट था, जैसे आसाम से मैं आया, एक दिन मैंने मुंबई में स्टे किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन का फ्लाइट, सुबह का फ्लाइट था 7 बजे का जी। तो हम लोग रात को ही होटल से चेकआउट हो गए 3 बजे के टाइम पे। सुबह 7 बजे के बाद 4 घंटे पहले पहुंचे हम लोग एयरपोर्ट पे। ओके। फिर उस टाइम पे क्या है, अगर किसी को आपका ये भी है जब बाहर जा रहे हो तो आपको मनी वगैरह एक्सचेंज करना पड़ता है, तो मनी एक्सचेंज भी आप एयरपोर्ट में कर सकते हो। अगर बाहर करें तो अच्छा है, बाहर का रेट अच्छा मिलता है, लेकिन आपका अब बाहर क्या नहीं है, अब आपको लास्ट मोमेंट में आपको एक्सचेंज करना ही है तो एयरपोर्ट में ही कर सकते हैं। एयरपोर्ट में बहुत सारे काउंटर होते हैं जहाँ करेंसी एक्सचेंज होता है, किसी भी देश में जा रहे हो आप। तो जैसे हम लोग यूरोप स्लोवाकिया आए थे, हम लोगों ने वहीं पे किया, यूरो में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद आप लोग अंदर चले जाइए, अंदर भी होता है वो करेंसी एक्सचेंज, बाहर भी होता है एयरपोर्ट के। फिर एयरपोर्ट के अंदर जैसे डोमेस्टिक में प्रोसेस था उसी तरह स्टार्टिंग होगा आपका हम लोगों ने उसमें। लेकिन ये चीज़ है कि आपको आधार कार्ड काम नहीं करेगा इस टाइम, आपको पासपोर्ट शो करना पड़ता है वहाँ। अब आपका डॉक्यूमेंट चेंज हो चुका है, आप इंटरनेशनल फ्लाई करने वाले हो तो आपको वहाँ पे पासपोर्ट और अपना टिकट दिखाना जरूरी होता है। फिर उसके बाद आपको CIF वगैरह वहाँ से आपको अंदर जाने देते हैं। फिर उसके बाद आपका
जिस भी एयरलाइन है आपका, हम्म। उसके काउंटर में जाना है आपको। अपना जो चेक इन बैगेज है वो आपको वेट कराना है, वो आपको काउंटर में जाके वहीं पे आपको बोर्डिंग पास वगैरह मिल जाता है उसी टाइम। तो वहीं पे आपका सब कुछ होगा, और उस टाइम पे आपका जो चेक इन लगेज का बैगेज वगैरह है उसका वेट वहीं पे होगा। आपका अगर ज़्यादा है कम है सब कुछ वहीं पे आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे चेक मशीन होता है, वहाँ पे आपको बोर्डिंग पास फिर प्रोवाइड करा जाएगा। अगर बोर्डिंग पास एक बार आपको मिल जाए फिर आप आगे जाएंगे। बोलते रहिए नीतीश जी। तो वो नीतीश जी, जैसे आपने चीज़ तो समझा दिया, लेकिन अब लेवल चेंज हो गया, अब लेवल इंटरनेशनल हो चुका है। तो हाँ। उसमें अब किन चीज़ों को मैं भी हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे कि आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। जैसे एग्जांपल हम इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं, डोमेस्टिक से आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट आपने बताया कि अब हमारा डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड नहीं लगेगा, वोटर आईडी नहीं लगेगा, जो भी आपका इंडियन डॉक्यूमेंट्स है वो आपका काम नहीं आएगा वहाँ पे। इंडियन डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट पासपोर्ट, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलके बनता है, वही आपका एज अ फ्रेंड की तरह काम करेगा। वो डॉक्यूमेंट्स काम कराएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स काम होगा। और जैसे आप आओगे तो बोर्डिंग पास तुरंत मिल जाता है। जैसे ही मैंने चेक इन करा लिया वगैरह किया, बैगेज को नाप लिया, जैसे एग्जांपल बैगेज भी ले लिया है, ट्रॉली वगैरह सब किया, अब उसके बाद में मुझे अब वो टिकट मेरा दोनों साथ में दे देंगे एक ही बार में? आपको फिर आपके पास काउंटर में आपको जो वहाँ पे होंगे काउंटर पर्सन, उनको आपको पासपोर्ट और आपका जो मोबाइल में जो आपका टिकट होता है वो देना रहता है उनको। फिर पासपोर्ट वगैरह वो देख के आपका बोर्डिंग पास बना देते हैं, और आपका जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक का आपको वहीं पे मिल जाता है टिकट। कनेक्टिंग का भी मिल जाता है, और कनेक्टिंग है तो डायरेक्ट फ्लाइट है तो आपको एक ही बोर्डिंग मिलेगा, अगर कनेक्टिंग है तो आपको 2-3 जितना भी आपको कनेक्टिंग होगा उसी हिसाब से वहीं पे आपको बोर्डिंग पास प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिल्कुल सही नीतीश जी, ये चीज़ जो मेन था जो हम मिस कर रहे थे, क्योंकि पासपोर्ट और आपके जो भी आपका फ्लाइट, वो आपका टिकट इधर आपके फोन में रहेगा, या आप हार्ड कॉपी रख सकते हैं फोन में। इसलिए हार्ड कॉपी की सजेस्ट करते हैं कि इन केस फोन में हम 100 चीज करते हैं तो बैटरी डेड हो जाता है, पावर बैंक नहीं लाया है, तो सेफ्टी पर्पस के लिए आपका ये जो आपका हार्ड कॉपी वो काम कर सकता है। उतना करने के बाद में नीतीश जी वो हमको बोर्डिंग पास दे दिए, सपोज 2 दे दिए। हाँ जी। तो अब कौन सा मेरा कहाँ का है, तो फिर मुझे कुछ पता नहीं। जैसे एग्जांपल नहीं, आपको वहाँ पे लिखा होता है बोर्डिंग पास के ऊपर, जैसे 2 बोर्डिंग पास दे दिया तो आपको वहाँ पे, जैसे हमारा बम्बई तो टर्की था तो वहाँ पे लिखा होता है बम्बई टू टर्की, और दूसरा वाला में टर्की टू वियना जो ऑस्ट्रिया का था, वहाँ पे लिखा होता है आपको दोनों बोर्डिंग पास के ऊपर। तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा होता है दोनों बोर्डिंग पास के ऊपर। डेफिनेटली नीतीश जी आपने बिल्कुल सही बताया, वहाँ पे दोनों लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक बोर्डिंग पास को आपको अपना जेब के अंदर रखना है, जो हाँ जी वहाँ पे काम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने के लिए। सपोज आपको मुंबई टू कौन सा स्पेस जगह था हमारा, इस्तांबुल, मुंबई टू इस्तांबुल, आपको देखना है कि आपके टिकट पे कौन सा है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा टिकट है, जस्ट एग्जांपल के लिए ये मेरा टिकट है इंडिगो का, है कि नहीं? तो इस टिकट को, ये टिकट और ये टिकट 2 देते हैं ये। हाँ जी। तो एक में जिसमें लिखा हो मुंबई टू इस्तांबुल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई टू इस्तांबुल, तो ये मुझे रखना है बाहर में, और ये जो इस्तांबुल टू वेना है वो मैं जेब के अंदर रखूंगा। और थोड़ा सा ध्यान से रखना है इस चीज को, अगर ये गुम हो गया देन यू कैन नॉट सिट इन फ्लाइट। यही आपका टिकट है, तो इसको आपको सेफली रखना है, ये और पासपोर्ट ध्यान रखिए। इसके बाद में फर्दर एक प्रोसेस रहेगा जो नीतीश जी समझाएंगे। ये मुझे मिल चुका है, अब आगे का प्रोसेस बताइए नीतीश जी। फिर इसके बाद आपको सिक्योरिटी चेक इन होता है, सिक्योरिटी चेक इन के लिए आगे जाना होता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोगों ने फेस किया वहाँ पे, जब हम लोग बोर्डिंग पास ले रहे थे, लाइन में लग रहे थे, वहाँ पे वहाँ के जो अथॉरिटी वगैरह होते हैं वो लोग हम लोगों का वीज़ा भी चेक कर रहे थे अच्छी तरीके से। मतलब कोई किसी का डुप्लीकेट वीज़ा हो या कुछ भी हो, तो वो लोग पासपोर्ट मांगा मेरा, और अच्छे से वीज़ा को चेक किया उन लोगों ने, फिर हमको पासपोर्ट फिर दोबारा दे दिया उन्होंने। फिर उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद हम लोग का बोर्डिंग पास मिलने के बाद हम लोगों का आपका सिक्योरिटी चेक इन होता है। सिक्योरिटी चेक इन जाना होता है, जो सिक्योरिटी चेक इन डोमेस्टिक में जैसे होता है उसी तरह यहाँ पे भी होता है। और उसके सिक्योरिटी चेक इन के बाद फिर आगे जाएंगे, वहाँ पे हम लोगों का इमिग्रेशन होता है फिर उसके बाद। ओके नीतीश जी, इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में? हाँ जी। ओके, जैसे कि मुझे ये मिल चुका है, उसके बाद मुझे जाना है सिक्योरिटी चेकिंग के पास में, जो कि
ओके, मैं किसी को फॉलो कर लूंगा। हाँ वो तो आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट जाना कहाँ है। next सपोज जैसे एग्जांपल ये मेरे हाथ में आ गया, लेकिन कोई गाइड करने वाला तो नहीं रहता है, नहीं रहता है। इस चीज का भी तो ध्यान रखना तो पड़ेगा। उसके लिए आपको जो भी जैसे airport एग्जांपल में- मेरे इसमें लिखा हुआ है मुंबई टू इस्तांबुल, मेरे इधर में फ्लाइट नंबर लिखा हुआ है, सेकंड में गेट नंबर लिखा Gate हुआ number है, लिखा है। गेट नंबर 71 और बोर्डिंग जोन 2। Zone तो 2। मुझे कहाँ जाना है अभी? सबसे पहले जोन 2 जोन 2 में जाना है, उसमें देखना है कि गेट नंबर 71 कहाँ पे है। हाँ जी। तो इन दोनों के बीच में मेरा इमिग्रेशन का प्रोसेस कब आ जाता है नीतीश जी? बोर्डिंग पास मिलने के बाद मेरे को जोन 2 में जाके बैठना है? नहीं आपको इससे पहले सिक्योरिटी होता है आपका। ये इमिग्रेशन का? हाँ सिक्योरिटी चेक इन होता है पहले जी। उसके बाद फिर आपका इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन के बाद ही आपको फिर गेट नंबर ओके, जो कि ये इमिग्रेशन। Yes, ओके, yes. अब इमिग्रेशन के बारे में थोड़ा आपने समझा दिया था, मैं भी थोड़ा एलोबरेट करना चाहूंगा। इमिग्रेशन मतलब आपको कंट्री में जाने के लिए वो अलाउ करे कि नहीं है। जैसे सपोज इंडिगो वाले हैं, जस्ट एग्जांपल, ये इंडिगो वाले अलाउ करते हैं? नहीं ना? नहीं, ये उस कंट्री वाले अलाउ करते हैं। सपोज मुंबई टू इस्तांबुल जा रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, या तो इस्तांबुल वाले वहां पे कोई रहेंगे या कोई एक रहता है गैजेटेड ऑफिसर वगैरह, वो देखेगा आपको, आपके पासपोर्ट को देखेगा, उसको डाउट लगेगा तो जूम करके भी देखेगा, माइक्रोस्कोप समथिंग का रहता है, अच्छे से देखेगा वो वहां पे। अगर बाय द वे इन एनी केस उसको डाउट रहता है तो आपका ये पासपोर्ट वगैरह अगर नहीं रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पासपोर्ट को डाउट लग दिया, ठीक है, उसके बाद आपका वो देखा उसने, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। डॉक्यूमेंट्स में क्या देखता है जनरली? जो भी आपका आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे जस्ट हो? फर्स्ट पर्पस रहता है आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या देखते हैं, आपका या तो उस कंट्री का आपका वो देखते हैं शायद कॉन्ट्रैक्ट, वर्क पेपर, आपको जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है वो रहता है कि नहीं? हाँ मतलब आप जी किस काम के लिए जा रहे हो वो आपको शो करना होता है, क्योंकि इमिग्रेशन जो पॉइंट होता है वो आपका वो सेंसिटिव पॉइंट है, सबसे सेंसिटिव एयरपोर्ट पॉइंट का है। जो होता है वो आधा हिस्सा से उधर आगे होता है, मतलब आपका ड्यूटी फ्री है। जैसे कि आप बॉर्डर पार कर रहे हो, मान के चलिए ना उस वक्त में चेकिंग चल रहा है, हाँ। तो उस हिसाब का चेकिंग रहता है। इन केस आप पे डाउट लग गया, जैसे मेरे केस में क्या होता, नीतीश जी मेरे से कुछ नहीं पूछा, उन्होंने पूछा वेयर आर यू गोइंग, आई सेड सर आई एम गोइंग टू इस्तांबुल, मुंबई टू इस्तांबुल, टिकट देखा, पासपोर्ट देखा, आगे मुझे भेज दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ केसेस में क्या होता है, वेयर आर यू गोइंग, अब कुछ कोई बोल नहीं पाया, जैसे एग्जांपल बोल नहीं पाया कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया वगैरह, पेपर्स दिखा नहीं पाए, इन दैट केस में आपको वो क्या करेंगे, रख लेंगे, अलग करके रख लेंगे और आपसे थोड़ा पूछताछ करेंगे, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, देन आपको उस कंट्री में आप कैसे सरवाइव करोगे, क्या करोगे, कैसा है, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, है कि नहीं? इमिग्रेशन चीज है और आपका कंपनी भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता उसमें, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इमिग्रेशन वही आपका फाइनल हो जाएगा कि आप आगे जाओगे कि नहीं। अगर इधर में आपका इन एनी केस रिफ्यूजल दे दिया इन्होंने इमिग्रेशन में, तो आपको वहां से बैक करना है, एनी हाउ बैक करना है। जी 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 जी, इमिग्रेशन ऑफिसर ही है जो आपको अलाउ करेगा आगे जाने के लिए। अगर आपने वो एक बार पार कर लिया, फिर आप किसी भी कोई भी आपको रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता, वो आप आगे चल जाओगे। चलो आपने मान के चलो एक लेमैन भी इमिग्रेशन पार कर लिया, बस कॉन्फिडेंट रहना है और देख लेना आपको कहाँ जाना है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया मुझे मुंबई टू इस्तांबुल जाना है, तो मैंने दैट्स इट, मुंबई टू इस्तांबुल, फॉर व्हाट पर्पस, किसके लिए जा रहे हो, ये भी पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेफिनेटली, वो कुछ भी हो सकता है, XYZ, ये कुछ भी हो सकता है, मैं बता नहीं पाऊंगा। बेसिकली आपके कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको कौन रिसीव कर सकता है पूछ सकते हैं, या तो पर्सनली आपको अलग से बुला के पूछताछ कर सकते हैं अगर उनको डाउट हुआ तो, इन दैट केस। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि फर्दर अभी आगे जब स्टोरीज चलेगी तो आपको समझ में आएगा ये मैं क्यों बता रहा हूँ। नीतीश जी समझाएंगे इसी चीज को। तो नीतीश जी हमने इमिग्रेशन पार्ट कर लिया एनी हाउ, चलिए उसके बाद आगे का प्रोसेस थोड़ा सा समझा दीजिए। आगे आपको उसके बाद गेट नंबर जो आपका टिकट में लिखा होता है, जैसे मेरा ये गेट नंबर लिखा हुआ है 71 इस्तांबुल, आपको आगे जाकर देखना होता है कि आपका गेट नंबर कहाँ पे है। उसी हिसाब से आपको ऊपर भी लगा होता है गेट नंबर वगैरह लिखा होता है, उसी हिसाब से फॉलो करना है और वहाँ पे जाना है। और बोर्डिंग में लिखा हुआ है, आपका डिस्प्ले में लिखा होता है, बड़ा बड़ा डिस्प्ले वगैरह में उसमें लिखा होता है कि आपका फ्लाइट कितने, कौन सा फ्लाइट कहाँ, जो आपका जैसे मुंबई टू इस्तांबुल का था, वो फ्लाइट आपका इतने बजे का इस गेट से जा रहा है, उससे सब लिखा होता है।
वहीं पे जाना है। जैसे हम लोग टिकट में ही लिखा आता है 71 गेट में नंबर जाना है। कभी कभार वो चेंज भी हो सकता है, चेंज होने के बाद आपको वहाँ पे दिखा देता है, डिस्प्ले होता है, उसी हिसाब से आपको जाके वहाँ पे बैठना है। वहाँ पे आपको बैठने के लिए जगह दिया होता है, वहाँ पे बैठ सकते हो। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जिसको अच्छा नॉलेज है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप सिंगल आ रहे हो, जब को कुछ भी पता नहीं है, तो आप मेक श्योर करिए, अगर आपको डाउट लगे तो आप बिल्कुल बेझिझक आपको टाइम से पहले किसी से कंसल्ट करके उस लोकेशन में पहुंचना है। गेट नंबर माइट भी चेंज हो सकता है, गेट नंबर, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं इस चीज के लिए, कुछ भी फिक्स नहीं है इसमें, बहुत सारा चीज, गेट नंबर फिक्स नहीं है, आपका फ्लाइट का टाइमिंग भी फिक्स नहीं है, एनी हाउ कुछ कारण से फ्लाइट डिले, रीशेड्यूल, कुछ भी हो सकता है। इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है हमको। तो हम बोर्डिंग पास में गेट के अंदर में भी चले गए हैं, तो उसके बाद में गेट के बाद में क्या रहेगा नीतीश जी? उसके बाद वहाँ बैठना है, फिर उन लोग फिर बोर्डिंग शुरू करेंगे वहाँ से आपको फ्लाइट के लिए, जो आपका फ्लाइट कनेक्ट होता है एयरपोर्ट से, तो फ्लाइट के अंदर तक वहाँ से आपको फिर वहाँ के स्टाफ लोग आपको फिर दोबारा आपका टिकट स्कैनिंग करते हैं। टिकट स्कैनिंग करके टिकट को आपको एक साइड वाला आपको देंगे, ऐसा रहता है। तो आपको वो ऐसे फाड़ के वो एक रख लेंगे और एक ये हमको दे देंगे। फिर आप अंदर जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको एयर होस्टेस मिलेंगे, उसी से आपको रिसीव करेंगे, आपका दिखेंगे सीट नंबर क्या है, उसी से आपको इस साइड से जाना है या उस साइड से जाना है, पीछे जाना है, आगे जाना है, वो बता देंगे आपको। फिर आपको आगे जाके अपना सीट नंबर देखना है कहाँ पे, फिर आप वहाँ पे बैठ जाइए। हमारे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए ना, हमको क्या लगा था, हम किस चीज के लिए फर्स्ट में इमेजिन कर रहे थे, मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो लड़कों ने क्या सोच लिया था कि सीट के लिए भागेंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट में सबको विंडो चाहिए, तो दिमाग में मान के चला था, जैसे ही अंदर चलेंगे और दौड़ के विंडो सीट पकड़ लेंगे। इस हिसाब का एक्सपेक्टेशन था लोगों का, मतलब हमारे फ्रेंड्स वगैरह का। बट इन रियलिटी क्या हुआ बताइए नीतीश जी? इन रियलिटी क्या हुआ, हम लोग बीच वाला जो रो होता है उसी में सबको मिल गया, किसी को नहीं मिला, एक को भी विंडो सीट नहीं था उसमें। कभी जो मुंबई टू टर्की वाला फ्लाइट था इस्तांबुल, उसमें किसी को भी नहीं मिला, मतलब सबको बीच वाला रो में मिला, फिर सबको बीच में ही बैठना पड़ा। फिर उसके बाद आगे इस्तांबुल से भियने वाला में किसी को मिला है विंडो सीट। उसके लिए हम थोड़ा देर में बात करेंगे नीतीश जी, अभी पहले वहां तक पहुंचे नहीं। काफी मजा आ रहा है आपसे बात करके। और जैसे कि उस केस में हमने क्या मिस किया नीतीश जी, हमने ऐसा चीज मिस कर दिया जो बाहर का व्यू था ना, क्योंकि बीच में मैं उठ के जा रहा था, सीट्स बहुत खाली थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे सो गए थे उसमें, जैसे कि दोनों उन्होंने ले लिया। अब हम डिस्टर्ब भी करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बाहर का कुछ जैसे वॉशरूम वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो बाहर का जो व्यू देख पा रहा हूँ वो तो नेक्स्ट लेवल। हाँ जी, वो तो है, वो तो मिस कर जाएगा। जैसे कि डोमेस्टिक फ्लाइट में आपको कभी नहीं मिल सकता वो व्यू, बहुत रेयरली मिल जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट, क्योंकि आप काफी लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, हाँ जी, तो उसमें इस तरीके का व्यू मिल जाएगा। अगर आपने विंडो सीट ले लिया, मतलब आपने एक बार मतलब नेक्स्ट लेवल का एटमॉस्फेयर देख सकते हो उसके नीचे से, मतलब मिरर के जस्ट बाहर। यस, मैंने उस चीज को बहुत मिस किया है, बहुत ज्यादा मिस किया है, लेकिन मैं इस चीज को धीरे धीरे हम बाद में इस चीज को गेट कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है अब तो। लेट्स सी। तो नीतीश जी, अब कुछ फ्लाइट्स के बारे में बता दीजिए। सपोज इंडिगो के अंदर में आ गए, बैठ गए, कितने घंटे का फ्लाइट था हमारा ये? हम लोग ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स का था। ये जो हमारा था मुंबई टू इस्तांबुल 8 आवर्स का था, ऑलमोस्ट 8 आवर्स, 7.5 कुछ था। ओके, मान के चल रहे हैं 7 आवर्स। तो क्या हुआ उस केस में, आपके साथ में क्या हुआ, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना। वही, अब सीट पे बैठे बैठे आप, इतना लॉन्ग फ्लाइट होता है तो बहुत सीट में बैठ के आपको तो पता ही है कैसा हाथ होता है, एक साथ नॉन स्टॉप बैठना। फिर हम लोग बीच बीच में वॉशरूम जाते हैं, मतलब 2-3 बार वॉशरूम ही चले गए, फिर सीट के बगल में खड़े होके बैठते थे, क्योंकि पाँव भी बैठ के मतलब थक जाता है ना लोग, आदमी इतना लॉन्ग फ्लाइट है 7-8 आवर्स का। फिर खड़े होते, फिर गप्पे मारते दोस्तों के साथ, ऐसे करते करते हम लोग पहुंचे। मतलब ये फ्लाइट आज तक का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट था हमारा। सबसे मैं भी खुद ट्रैवल कर चुका हूँ बहुत जगह, लेकिन ये इतना लॉन्गेस्ट था कि पूछ नहीं सकते। बैठ बैठ के बोर हो चुके हैं। कभी हम सीट से घूम रहे, इधर उधर घूम रहे, वॉक कर रहे हैं, वॉशरूम कितने बार चले गए गिनती नहीं है। क्योंकि अब जाएंगे तो कहाँ, उठ के इधर उधर घूम रहे हैं, वॉशरूम जा रहे, आ रहे हैं। और सबसे एक एडवांटेज इस फ्लाइट में क्या था, हमको फॉरेनर्स बहुत मिले उस फ्लाइट में। फॉरेनर्स मिले थे इसमें? हाँ, बहुत ज्यादा थे। ये जो मुंबई टू इस्तांबुल में थे, फॉरेनर बहुत ज्यादा थे जी। कोई जा रहा जर्मनी जा रहा था, कोई कहीं मतलब स्पेन समथिंग कहीं जा रहे थे, बहुत मतलब सारे जगह जा रहे थे। तो अब
अपार्ट फ्रॉम दिस अब थोड़ा फ्लाइट के अंदर का एक्सपीरियंस बता दीजिए फूड्स वगैरह के बारे में भी। अब फूड्स वगैरह इंडिगो का ठीक ठाक था, मुझे तो उतना पसंद नहीं आया, बाकी का पता नहीं क्या है। खाना फ्री में ही देते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट में खाना फ्री होता है, तो अच्छा ही था। किसी किसी को पसंद आया, किसी को पसंद नहीं आया, खाना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, खाना फ्री में ही देते हैं वो लोग। बाकी तो वही है। खाने के बारे में भी बताना चाहूँगा कि वर्थ इट नहीं था, कहीं से वर्थ इट नहीं था, बहुत ही बेसिक। इससे बेस्ट है कि आप अपना फूड बाहर से लेके आ जाओ, वो आपको ज़्यादा बेटर फील कराएगा। क्योंकि मैं भी बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ इंडिगो से, तो मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ कि जहाँ तक रहे कि मेरा फ्लाइट इंडिगो से ही रहे। मैं ज़्यादातर स्पाइसेस कोशिश करता हूँ, उनका मील अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। और फूड सबने ले लिया हमने, और फूड का एक्सपीरियंस भी इतना खास नहीं था, रियली खास नहीं था। तो जो कोई इंडिगो वाला देख रहा है, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप अपने फूड को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, ताकि पब्लिक का बेटर वो रिव्यू मिल जाए, रिव्यू, और उनको भी अच्छा फील गुड आए। क्योंकि कम पैसा पे नहीं कर रहे हैं कोई भी, अच्छा पैसा पे कर रहे हैं, तो हम अच्छा सर्विस डिजर्व करते हैं। होप हम मान के ये चलते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया। और कुछ फ्लाइट के बारे में एक चीज़ और बता दीजिए ना, सोने के लिए क्या तकलीफ रह जाता है ना बहुत? हाँ, सोने के लिए तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि सीट एकदम स्ट्रेट होता है, आप उसको पीछे ज़्यादा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत ही होता है एकदम मिनिमम, तो बहुत तकलीफ तो होता है सीट में। तो उसके लिए कुछ टिप्स आप नेक पिलो ले सकते हो। नेक पिलो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। और मेक श्योर कीजिए नेक पिलो जब कभी खरीदें तो आप बाहर से खरीद के लाइए, जो कि आपको 150 to 100 समथिंग में आपको बाहर लोकल मार्केट से मिल जाए। अदरवाइज अगर आप एयरपोर्ट से खरीदोगे तो गेस करना प्राइस क्या रहेगा? तो बहुत महंगा है, 2000 जैसा था, 2000, 1500। यस, वही सेम चीज, जस्ट एग्जांपल, सेम नहीं, मतलब क्वालिटी का थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना है उस चीज का, जस्ट फॉर टेम्पररी पर्पस के लिए हमको चाहिए। वो तो हम हमेशा भी यूज नहीं करते। जी। तो 1-2 साल में एक बार फ्लाइट में जा रहे हैं, हार्डली कितनों ने तो खरीदा ही नहीं, सोचा कि वेस्ट ऑफ मनी है। अब लोग इतना पैसा लेके भी नहीं आए, तो एडजस्ट कर लिया। मैंने तो दोस्त से शेयर करके थोड़ा सा टर्न बाय टर्न चलाया था। मेरा फ्रेंड विकास, उसके ही पिलो थोड़ा इस्तेमाल किया। उसको जब नींद नहीं आ रहा तब मैं सो रहा हूँ। चलिए, तो मतलब हमारा इस्तांबुल से मुंबई टू इस्तांबुल सफर इस तरीके से हमने क्रॉस कर लिया है। अब नीतीश जी, उसके बाद क्या हुआ, जरा आगे प्रोसेस बताइए ना। काफी इस्तांबुल में हम लोगों का ऑलमोस्ट 5 आवर्स का लेओवर था। जी, 5 आवर्स का लेओवर मतलब क्या, थोड़ा समझा देंगे क्या? जैसे लेओवर मुझे समझ में नहीं आ रही क्या होता है, मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है। 5 आवर्स तक आपको उसी एयरपोर्ट में वेट करना है। आपका दूसरा कनेक्टिंग फ्लाइट होता है जी, इसके लिए आपको वहाँ पे फिर 5 आवर्स तक आपको वहाँ पे रहना है इसी एयरपोर्ट में। ओके। और उसके 5 आवर्स के बाद जो टाइमिंग होता है आपका टिकट में लिखा होता है जी, तो नेक्स्ट फ्लाइट आपको कनेक्टिंग फ्लाइट वहीं से उसी एयरपोर्ट के अंदर से ही आपको मिल जाता है। ओके, तो इसका मतलब लेओवर का मतलब बेसिकली आपको वेट करना है उतने टाइम तक जब तक आपका नेक्स्ट फ्लाइट रेडी नहीं हो जाता आप फ्लाई करने के लिए। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दीजिए वहाँ का भी, वेटिंग एरियाज में क्या किया आप लोगों ने? हाँ, उसके बाद हम लोगों का फिर वहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक इन होता है। नहीं नीतीश जी, मतलब वो बाहर आ चुके हो आप, फ्लाइट पहुँच चुके हैं वहाँ पे, उसके बाद में लेओवर, आप बैगेज तो नहीं मिलता वहाँ? बैगेज आपको कहाँ मिलेगा? वो तो आपको जो भी आपका डेस्टिनेशन होगा, जैसे हम लोग का वियना था जी, फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे आप पहुँचोगे वहीं पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि बैगेज आपको मिल जाएगा मुंबई टू इस्तांबुल में, तो आप आपको बैगेज आपका ट्रॉली, जो आपका ट्रॉली रहता है मेन लगेज, वो आपको इस्तांबुल में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको वियना में। तो मेक श्योर जो आपको मस्ट हैव आइटम्स चाहिए वो पहले से निकाल लीजिए। ये की पॉइंट्स एंड टिप्स ऑल्सो, अदरवाइज आपको नहीं मिल पाएगा। एक्सेप्शनल केस में अगर आप कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करते हो वो दे देंगे, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक है वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। चलिए नीतीश जी, थोड़ा सा आपको टर्की का एक्सपीरियंस बता दीजिए। आपने 5 आवर्स में टर्की में क्या किया? टर्की बहुत सुंदर था, इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमे, बैठे, खाए भी, पिए भी, सब कुछ किया वहाँ पे। कोई थोड़ा बहुत रेस्ट भी किया वहाँ पे, फिर किसी ने खाना वाना खाया वहाँ पे। अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा ही था टर्की में, इस्तांबुल एयरपोर्ट में। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट भी था। उसके बाद फिर हम लोग आगे के लिए चले गए।
अब मैं भी अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई हैव एवर सीन, जो एयरपोर्ट मैंने विजिट किया ना इस्तांबुल का, वो Yes. काफी स्पीशियस नेक्स्ट लेवल का था। Yes. वहाँ के जो लोग ना इतने स्मार्ट, आपने देखा ना, मतलब वहाँ पे किस हिसाब के, मतलब गर्ल्स और काफी यंग, Yes, जो कि एज अ पुलिस वगैरह में काम कर रही है, हाँ। कुछ में भी काफी यंग, मतलब स्मार्ट, Yes. बॉडी मूवमेंट वगैरह जिनको देख रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम इस्तांबुल एंटर कर चुके हैं, मतलब हम टोटली फॉरेनर्स हो चुके हैं, हम तो फॉरेनर्स हो चुके हैं, साथ में हम जो जिनको देख रहे हैं वो भी हमारे लिए फॉरेनर्स ही है। हाँ, हाँ। और हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ वहाँ के लोग इतने स्मार्ट, इतने फास्ट मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, मतलब दो बच्चे को लेके जो कैरी करे मदर्स, हाँ। और जो बॉयज वगैरह भी Yes. देख रहे हो ना आप। एयरपोर्ट के सारे स्टाफ देखिए कितने एक्टिव, इतना एक्टिव मैंने शायद ही कहीं देखा हो अब तक। मेरे एक्सपीरियंस में काफी एक्टिव थे वो सब। हम सब ने एक्सपीरियंस किया इस चीज को, और उसके बाद का जर्नी आप बता देते हैं, उसमें फिर आपने प्रॉब्लम क्या फेस की है वहां पे पहुंचने इस्तांबुल में, वो जरा थोड़ा बता दीजिए। प्रॉब्लम वही आपका लैंग्वेज का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जी। होता है वहाँ पे, किसी से बात करने के लिए बहुत तकलीफ होता है वहाँ पे। और बाकी खाना वाना वगैरह के वहाँ पे भी, एयरपोर्ट में भी आपको कुछ पता नहीं चलता कैसा क्या खाना है, कुछ भी मतलब। और बहुत एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे एयरपोर्ट में खाना तो एक्सपेंसिव केवल इस्तांबुल नहीं, हम मुंबई में भी मुंबई में भी वहाँ था, पे भी, लेकिन वहाँ तो हद से ज़्यादा था जी, जी, इस्तांबुल जी, एयरपोर्ट जी, में तो। जी, क्योंकि अब कंट्री चेंज हो चुका है Country नीरज change जी, हो चुका है, अब yes. गेम इंटरनेशनल हो चुका है, तो हाँ जी। आप इंटरनेशनल तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। यस यस। तो बेसिकली वो भी है, चलिए कोई बात नहीं, वो तो हम देख लेंगे। अब मुझे ये बता दीजिए, हम जैसे वहां से आते हैं इंडिया से, तब तक तो हमारा नेटवर्क चलता है हाँ जी। इंडिया में। जैसे इस्तांबुल एंटर कर रहे हैं तो हमारा तो नेटवर्क नहीं है, डिस्कनेक्टिविटी है। अब 5 आवर्स का ले आवर है, तो उसमें क्या, किस तरीके से आपने डील किया 5 वो आपको आवर्स? एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई होता है जी। उसमें आपका फ्री वाईफाई मिल जाता है। उसके लिए आपको अपना टिकट का जो नंबर होता है वो डालना होता है, तो आपको उसका एक्सेस मिल जाता है फ्री वाईफाई का। नीतीश जी, कौन सा वाला, ये इस्तांबुल वाला, मुंबई टू इस्तांबुल वाला, या मुंबई टू इस्तांबुल वाला, या इस्तांबुल टू वेना वाला, कौन सा वाला? इस्तांबुल टू, वो तो शायद पता नहीं, दोनों का भी हो सकता है। मैंने जो किया था वो इस्तांबुल टू वियना वाला किया था। जी नीतीश जी, सही बताया आपने। उसमें हमको ये अपना डिटेल्स देना पड़ रहा था। हाँ, फ्लाइट का। कौन सा फ्लाइट, सीट नंबर कौन सा है, और हाँ। फ्लाइट नंबर क्या है, यही Yes, आई थिंक ये दो हाँ। पूछ रहे थे वाईफाई रिगार्डिंग में, आपको Yes. जो लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो करने के बाद आप अगेन इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाओगे, हो तो जाओगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम नहीं होता है आप 5 आवर्स में हमने फैमिलीज को कॉल किया अपने, और बताया कि फाइनली वी रीच वेना, सॉरी इस्तांबुल। इस्तांबुल। तो काफी वो भी खुश थे कि चलिए इस्तांबुल पहुंच चुके हाँ हैं, जी। और हमने इस्तांबुल में कुछ एक्सप्लोर किया, जो कि हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। अब नीतीश जी आगे बताइए, अब हमको आगे जाना है कहाँ पे? इस्तांबुल टू वियना। वेना, नाउ द इंटरनेशनल। अब हम ज्यादा इंटरनेशनल आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए इस चीज का एक्सपीरियंस बताइए, क्या किए हैं? बोर्डिंग पास तो पहले से था हमारे पहले पास, से ही था हम लोगों का। बस हम लोगों को वहाँ से तो लैंडिंग करने के बाद हम लोग को सबसे पहले वही उधर का सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करना जी। पड़ता है दोबारा वहाँ पे। तो वो सिक्योरिटी चेक इन सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग आगे आ गए। फिर हम लोगों को जो गेट नंबर होता है वहाँ पे, जी। वहाँ तक जाना, जहाँ से फ्लाइट हम लोगों का होता है। तो वहाँ पे गेट नंबर में जाके हम लोगों को वहाँ पे वेट करना पड़ता है। फिर हम लोग तो 2 घंटा जैसे पहले पहुँच गए वहाँ पे। ओके। फिर वहीं पे बैठा हम लोगों ने, जब फ्लाइट के बगल में जो जी। आपका जो बैठने का जगह होता है वहीं पे बैठा हम लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ नीतीश जी? उसके बाद फिर आपको दोबारा वहाँ पे इमिग्रेशन तो नहीं बोल सकते। ओके नीतीश जी, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि मैं कहीं और ही पहुंच चुका था। थोड़ा सा आप दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ताकि मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जस्ट इस इस्तांबुल टू वेना में क्या हुआ था, जस्ट आफ्टर ये हम बोर्डिंग पास लेके आगे जाते हैं, तो क्या बताइए जरा। हाँ, आपको वही डिस्प्ले में आपको पता चलता है कि जी। आपका फ्लाइट कहाँ से कौन सा गेट से जाता है। सपोज जिनको पता नहीं है डिस्प्ले कहाँ पे दिखता है वगैरह, तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स को फॉलो कीजिए, या आप किसी से पूछ लीजिए। हाँ। और सॉरी, किसी से पूछने के लिए वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर 100% रहेगा, बट वहाँ के जो लोग स्टाफ हैं दे स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते हैं, हाँ जी। है कि नहीं? Yes. ये इंग्लिश इज द मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हेल्प हो जाता है हमको। अदरवाइज हमको बहुत टफ रहने वाला है कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। कितने को तो देखने नहीं आता है, ये वो रियली समझ में नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, क्या चल रहा है वगैरह। ये तो स्टॉक मार्केट की तरह दिखता है, तो है कि नहीं?
तो उस चीज़ के लिए नहीं डरना है, अपने फ्रेंड्स या किसी को फॉलो कीजिए, या आप थोड़ा खुद से स्मार्ट बन जाइए तो आप फिगर इट आउट कर लोगे क्या करना है। चलिए हमने देख लिया, अब हम एंटर कर रहे हैं नितेश जी फ्लाइट की तरफ में। फ्लाइट की तरफ आप मतलब जो बताइए कौन सा वाला आपने बोला? ये अब हम इस्तांबुल टू वेना के लिए निकल रहे हैं। टर्किश हमारा एयरलाइंस था, हाँ, टर्किश टर्किश। एयरलाइन, हाँ। जिसमें अब हम टर्किश एयरलाइन में एंटर कर रहे हैं। तो उसका फर्दर प्रोसेस थोड़ा सा समझा दीजिए नितेश वही जी। आपको गेट के सामने बैठना है, आपको जहाँ से फ्लाइट होता है। जी उसके बाद फिर आपको दोबारा वहाँ पे वो टिकट देखेंगे आपका। जी उसके बाद आपको वहाँ पे भी थोड़ा बहुत किसी को पूछ भी सकते हैं, किसी को पूछ भी नहीं सकते आपको, बस आपको अच्छे से देखेंगे वीजा वगैरह आपको। वो इमिग्रेशन चेक इन अगेन, हाँ, क्योंकि immigration- इस एक टिकट पे आपका इमिग्रेशन लग चुका है। हाँ जी। सपोज इस तरीके का इमिग्रेशन स्टैंप लगता हाँ है, जी, तो हाँ। आपके सेकंड टिकट में भी इमिग्रेशन चेक इन जरूरी है हाँ जी। ताकि वो अप्रूव कर दें। तो उस केस में क्या हुआ नितेश जी? हाँ, किसी किसी को पूछा, किसी किसी को वीजा देखते हैं वो लोग अच्छे से, वीजा आपको अच्छे से दिखते हैं वो लोग। हाँ, आपका फेस भी देखते हैं, वीजा में जो फोटो होता है वो भी देखते हैं आपको। फिर उसके बाद आपको आगे फ्लाइट के लिए अंदर जाने देते हैं। नितेश जी, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ पूछना चाहूंगा। जैसे क्या हुआ था हमारे केस में हो गया था कि सपोज हम लोग ज्यादा थे। हाँ जी। आपने देखा था ना एयरपोर्ट में क्या हुआ हमारे साथ में। हाँ, हाँ। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था हमारे साथ ये होगा, क्योंकि फर्स्ट कौन सा था मैं भूल रहा हूँ बार बार, सॉरी। मुंबई टू इस्तांबुल हमारा बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था। हाँ जी। बट जब हम टर्किश एयरलाइंस में चढ़ने से वाले थे तो वहाँ पे सारे लोग टर्किश थे, आपने हाँ जी। देखा था। तो उन्होंने जैसे हम एयरलाइंस की तरफ में जाके काउंटर में इमिग्रेशन चेकिंग शुरू कर दिए, तो आपने देखा हमको रोक दिया गया। हाँ जी, हाँ जी। हम सबको रोक दिया गया था, ज्यादातर। आप लोग दूसरे साइड में थे, मैंने देखा था। हाँ, हाँ। आप लोग पार गए, आप लोग पार कर चुके थे। टोटल 16 लोग थे। जी जी जी। उसमें 10 लोगों को रोक दिया गया था, 6 लोग हम लोग थे। पार हो चुके, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स डिफरेंट रहते हैं, अलग माइंडसेट के रहते हैं। किसी को ज्यादा ठीक है चलो करके एक लेवल में देख लेते हैं, अच्छे से देखते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन किसी को डाउट रह जाता है। इन दैट केस क्यों डाउट रहेगा? तो हमारे सारे बंदे एक सीक्वेंस में आ गए थे। हाँ जी। और क्या रह गया था कि एक के पास में वो वहाँ का बस का क्या था, थोड़ा आप समझा दीजिए। हाँ, एक बंदे के पास मतलब जो एक नहीं, 3 बंदे थे क्या? हाँ, जो 3 बंदे थे जो सबसे पहले ही चले गए वो जी। लोग। सबसे पहले चले गए थे, तो उन लोगों ने वो बस का टिकट शो करा दिया हमें। जी। जो जरूरी नहीं था उन लोगों को, लेकिन उन लोगों ने शो करा दिया। तो क्या हुआ, जो वियना टू जो हम लोगों का ये फाइनल डेस्टिनेशन है, जो स्लोवाकिया, जी। वहाँ आने का जो बस का टिकट होता है, जैसे हम लोगों का तो वियना फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, जी। तो वहाँ से भी यहाँ तक एकोमोडेशन तक आने का कोई तो टिकट होना चाहिए हम लोगों के पास। तो उन लोगों ने शो करा दिया, और बाकी जितने बचे थे लोग उनके पास, हाँ, 7 के पास वो बस का टिकट नहीं था। मेरे पास में भी नहीं था नितेश जी। तो उन तीनों के पास था, इन लोगों के पास नहीं था। तो उन लोगों के तो ग्रुप में है, लेकिन इन 3 के पास तो है, लेकिन ये 7 के पास नहीं है। फिर इन लोगों को एक ग्रुप में इकट्ठा किया और वहीं पे वेट कराया 10-15 मिनट तक। नितेश जी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा उसके बाद में क्या हुआ। जैसे उनको डाउट लग गया कि इनके पास में है नहीं है, तो वो लेडी जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत अपने फादर या तो हेड को बुलाया। उसके बाद क्या हुआ नितेश जी, आपको मैं बता नहीं सकता। एक के पासपोर्ट को उन्होंने इस हिसाब से बारीकी से देखा कि जैसे कि ये फेक है, जैसे एग्जांपल। उसके बाद में हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने निकलवाया, जो भी हमारा कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है, सबको उन्होंने बहुत डिटेल से देखा और बहुत सवाल जवाब हुआ था नितेश जी। और यहाँ से भी बताया कि मतलब वहाँ कौन लेने आएगा आपको, मतलब क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने फेस किया था। तो मैं तो सोच रहा था फ्लाइट का भी टाइम होने वाला है, फ्लाइट छूट गया तो अब क्या होने वाला है, क्योंकि आप एक जगह तक पहुंच गए, आगे से इधर से डिपोर्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा, है कि नहीं? आप लोग सपोज पार हो गए तो आप लोग चले गए, जैसे एग्जांपल, क्योंकि अप्रूवल लग चुका है। अब हम 10 का क्या होगा? 10 में से 3 को तो चलिए अप्रूवल दे दिया है, उनके इसमें स्टैंप भी लगा दिया है। तो हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो हमारे में प्रॉब्लम ऐसा हो गया और उन्होंने साइड में इकट्ठा कराया और बहुत देर, हाफ एन आवर नितेश जी, हाफ एन आवर लग गया इस चीज को सॉर्ट आउट करने। सबका डॉक्यूमेंट्स निकाल के एक का उन्होंने अपने फोन से फोटो खींचा है, डॉक्यूमेंट्स का, पासपोर्ट का खींचा है, ये आपका ये वीजा का खींचा हुआ है, उसके साथ में ये समझ रहे हैं ना आप, कंपनी का एक पेपर खींचा हुआ है उन्होंने। एक बार डाउट हो गया तो फिर वो लोग फिर खंगालेंगे उसको, और क्वेश्चंस भी किया हुआ है उन्होंने, कौन लेने आ रहा है, क्या नहीं वगैरह। फिर फाइनली XYZ कुछ
कारणों से सॉर्ट आउट हो चुका है और हमको दे दिया, लेकिन हमने उसमें हैरेसमेंट महसूस किया है। हाँ, क्योंकि देखिए एक स्मूथ जर्नी मतलब एक स्मूथ जर्नी रहता है, हाँ होता है। वहां पे हमारा थोड़ा सा मॉरल डाउन हो चुका था, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने देखा दूर से, जी, हम लोग जी, देख जी। रहे थे क्या हो रहा है, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों रुका इन लोगों को, क्या हो रहा है, तो हम लोग भी देख रहे थे दूर से। और उसमें क्या हो गया था कि बाकी लोग हमको अलग नजर से देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, 10 लोगों को जब निकाल के एक साइड में रख रहे हैं और इस हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं, तो मतलब एक अलग नेगेटिविटी सेंस से चला जाता है ना, क्या हो रहा है क्या हो रहा हाँ जी, है। हाँ। बाकी तो इजीली चेक इन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें बुरा लग गया था मुझे, लेकिन कोई नहीं। फिर XYZ क्या करके हमारे जो भी है उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया, कुछ देर के बाद में हमको वहां से अप्रूवल मिल गया। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स का फोटो खींचा ना, तो मैं भी उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ क्या, मतलब मुझे डाउट हो रहा था किसी का एक का भी डॉक्यूमेंट्स अगर फेक निकल गया, पासपोर्ट जैसे एग्जांपल, तो फिर क्या होने वाला है फिर। नहीं वो तो हम लोगों का लीगल तरीके से सब कुछ ओके था। नीतीश जी बात लीगल की नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसा है ना नीतीश जी, क्लोन इस तरीके से बना देते हैं कि आप खुद ही फिगर इट आउट नहीं कर पाओगे कौन सा क्लोन है कौन सा क्या है। नहीं वो तो है, लेकिन जैसे एग्जांपल अभी देखिए ना, एयरबड्स जो एक 30,000 में आता है और एक 300 में भी आ जाता है, ऐसे देखोगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे उसको, नहीं होता है। अनटिल एंड अनलेस आपने यूज डीपली नहीं किया उसको, आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो, है कि नहीं। हम खुद ही फिगर इट आउट नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ में मैंने उसको 2000 समथिंग दे के खरीदा था, आप समझ रहे हैं ना, तो ये कुछ हो जाता है। चलिए नीतीश जी आगे बढ़ते हैं। तो आगे का प्रोसेस वहां से हमने चेक इन कर लिया, उसके बाद तो हम सब साथ में गए, हाँ जी। तो उसका प्रोसेस थोड़ा समझा दीजिए नीतीश जी। फिर उसके बाद हम लोगों का अंदर चले गए, फिर जी। हमने अपना अपना टिकट से जो सीट वगैरह होता है वहीं पे बैठे, जैसे जिसका किसी को विंडो मिला था, किसी को साइड वाला मिला था, जी। उसी हिसाब से बैठे। वहाँ से हम लोगों का ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का जर्नी था। तो उस फ्लाइट में भी हम लोग को खाना मिला, जो इंटरनेशनल फ्लाइट में फ्री में खाना होता है, उसमें भी खाना मिला। लेकिन वो ये थोड़ा वहाँ पे टर्किश एयरलाइन था, वहाँ पे खाना वगैरह भी थोड़ा हम लोगों के हिसाब से नहीं था वहाँ। आपको उनका सर्विस कैसा लगा नीतीश जी? सर्विस तो अच्छा था, हम लोगों का बहुत अच्छा था, वहाँ पे सर्विस अच्छा था। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मुझे बहुत ही स्पीशियस महसूस किया उस एयरलाइंस के अंदर घुसने के बाद में। हाँ जी। जैसे कि आपने सामने देखा होगा टच स्क्रीन लगा हुआ है, हाँ। मैक्सिमम चीज काम कर रहा है, अपने हाँ। गेम प्ले कर सकते हैं, मूवी वॉच कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज, जो कि इंडिगो में कुछ भी मैं ऐसा महसूस नहीं कर पाया। या स्क्रीन में वो केवल ब्राइटनेस अप एंड डाउन कर पा रहे, लाइट जल रहा है और बस लोकेशन, बस। हमारे एक्सेस में कुछ भी नहीं है, बट यहाँ की टर्किश एयरलाइंस के जो सीट में जो हमको डिस्प्ले मिला था, जहाँ पे हम कुछ फंक्शंस या कुछ कर सकते हैं, सब कुछ इंटरनेट एक्सेस करना है, मूवी वॉच करना है, जो भी आपको 2.5 आवर्स का जो जर्नी में आपके लिए आप ही गए वो जस्ट एग्जांपल। हाँ जी। और क्या हुआ था उसमें, उसके बाद में सबसे फर्स्ट हमको एक हेडफोन भी मिला था। हेडफोन में मिला था, और वहाँ पे हिंदी मूवीज भी चल रहा था जी, उसमें हिंदी मूवीज भी था। आप वहाँ पे सब कुछ देखते हो, बाहर का टेम्परेचर क्या है, आपका एल्टीट्यूड क्या है, कितने ऊपर हो, आप सब कुछ देख सकते थे आप लोग वहाँ पे। अच्छा था लोकेशन भी, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, कौन से देश के ऊपर से फ्लाई कर रहे हो, सब कुछ आप डिटेल्स में काफी डिटेलिंग, इतना डिटेलिंग कि आपको मैं कैसे बताऊं उस चीज को। आप जब एक्सपीरियंस करोगे तो आप खुद समझोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो उसके बाद में हमारा मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ, काफी स्पेशियस, और उसमें हमको विंडो सीट मिला है। अच्छा, मुझे विंडो सीट मिला है, मुझे नहीं मिला, विकास को मिला था। मैं खुश हो रहा हूँ मुझे मिला बोल के। बाद में विकास आके बोला नहीं ये मेरा है, तो फिर मैं साइड में, फिर भी विंडो तो दिख रहा है। हाँ। लेकिन काफी मजा आया वहाँ पे। अच्छा। तो उसके बाद में नीतीश जी क्या हुआ, जस्ट थोड़ा सा समझा दीजिए एयरलाइंस के बारे में। अंदर में फूड आया, जैसे एग्जाम्पल सबसे पास क्या क्या दिया उन्होंने हमको, जैसे हम चढ़े, सब कुछ समझा दिया, गाइडलाइंस वगैरह समझा दिए, और वहाँ के जो भी एयरलाइंस के क्या कहते हैं उसको, केबिन क्रू वगैरह जो भी रहते हैं, उन्होंने सबसे फर्स्ट हमको क्या सर्व किया, खाना ही, पानी दिया आई थिंक, पानी। हाँ सबको दिया था पानी। हाँ हाँ सबको दिया था, सबको अ ग्लास ऑफ वाटर सर्व किया था बिफोर टेकिंग, और कुछ भी समझाने से पहले, जस्ट फॉर टोकन ऑफ लव समथिंग मान के चलें। उसके बाद क्या हुआ नीतीश जी? उसके बाद भी थोड़ी देर बाद खाना आया सबका जी, काफी क्विक ही आया, ज्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटा जैसे ही हुआ था, विदिन हाफ एन आवर के बीच में हमारा मील आना शुरू हो गया। चलिए, तो मील में आपको क्या चीज सही नहीं लगा, बस वो बता। सही नहीं लगा मतलब आपको क्या सही नहीं, मतलब अब मील में क्या था कि जो आपका राइस विथ बीफ था, ओके, और एक था आपका पास्ता जी।
तो मेरा दोस्त और मेरा दोस्त ने वही आपका राइस विद बीफ, उसको भी पता नहीं था, तो उन लोगों को भी लैंग्वेज का थोड़ा उसमें हो गया। तो उसने बोला पी फॉर पास्ता, ऐसे कुछ बोला। वो आपने टोन में बताया। पीपल पास्ता। तो मैंने बोला, दोस्त ने भी राइस लिया, तो राइस के साथ क्या है वो पता नहीं था। तो वो पहले दुबई में रह चुका था वो बंदा, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया था। तो उसने जैसे ही ओपन किया वो, तो हमें बीफ मिला। तो उसने पूछा कि इज दिस बीफ, तो उसने यस बोला। फिर मैंने भी लिया था, बस रखा ही था, मैंने ओपन नहीं किया था। तो बगल वाले दोस्त ने बोल दिया, तो हम दोनों ने वो एक्सचेंज करके फिर पास्ता लिया। चलिए बढ़िया किया आपने। ये आपको मतलब आपका फ्रेंड का गाइडेंस के थ्रू से आपको मिल गया। तो मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं था, एक में वो बीफ सर्व कर रहे हैं बोल के। मैं आपने जैसे बताया पी फॉर पी ऐसा करके वो कुछ पूछ रहे थे, दो में से कुछ एक चीज के लिए तो पूछ रहे थे, बस वही बोला था पी फॉर पास्ता, पी फॉर पास्ता। हाँ, क्योंकि दो ऑप्शंस रखा था और हम भी कंफ्यूज थे, एक में बेसिकली वेज, एक में नॉन वेज की तरह मान लेते हैं। तो सबने अपना मील ले लिया और मैंने भी पास्ता लिया है। और थोड़ा पास्ता के बारे में समझा दीजिए, मील कैसा लगा? पास्ता ठीक ठाक ही था, अच्छा ही था। उसमें मुझे थोड़ा एक चीज ज्यादा लगा, और टमाटर जो ज्यादा था, बाकी अच्छा ही था आपका खाना। बाकी भी चीजें दिया था, आलू फ्राई था, आलू फ्राई विद बन दिया, बटर लगा हुआ था जी। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक क्या सर्व किया? भी दिया था। मैंने तो आपका कोक लिया था, उसमें आप लोग उन लोगों ने वाइन भी सर्व कर रहे थे, किसी ने वाइन भी पिया। A small bottle of wine they are providing। अगर आपको वाइन चाहिए तो आपको बोलना है वाइन, तो they will provide a species wine, एक छोटे साइज में। मैंने भी लिया था क्योंकि मेरे फ्रेंड को चाहिए था बेसिकली, तो मैंने मांग लिया, उसको चाहिए। मैंने पहले हमने वाइन का हमको पता नहीं था वाइन भी मिल रहा है बोल के, इतना जो मतलब कॉमेडी लग गया कि हम खा रहे हैं सब कुछ, तो बाकी लड़के दिखा रहे ये लिया क्या, वो बता रहे दूर से दिखा रहे हैं। तो विकास बोला अरे यार मैंने जूस ले लिया बोल के, मैंने भी जूस ले लिया था एप्पल का। तो फिर थोड़ी देर के बाद में विकास पूछ रहे, मतलब पूछिए मत पूछो बोल के, मैंने बोला पूछ लो चाहिए तो फिर एक को सर्व नहीं किया था तब तक, हमारे बगल के एक भैया को, उनको मील सर्व नहीं हुआ था क्योंकि वो सो गए थे। तो वो इधर उधर घूम रहा था, जब वो उनके पास में आया तो उन्होंने वाइन मांगा। उन्होंने वाइन मांगा जूस की जगह, उनको नहीं चाहिए वाइन, उन्होंने मांगा और उन्होंने मुझको दिया। मैंने नहीं मांगा था, सॉरी, उन्होंने मुझको दिया। और विकास ने भी नहीं पूछा था वाइन बोल के, वाइन पूछा था सॉरी, विकास ने पूछा तो विकास को दे दिया, उन्होंने भी दे के मुझको दे दिया उन्होंने। तो मैं बोतल मुझे बहुत खूबसूरत लगा उसका वाइन का, मैं सोचा था अब इसको रख लूं मेमोरी की तरह। फिर देखा तो विकास ने उसको पिया तो अजीब सा टेस्ट महसूस किया, क्योंकि वो डिफरेंट है ना। क्योंकि हमेशा एक ही टेस्ट आपका आदत लगा रहेगा, तो सडनली आप अलग चीज करोगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। लेकिन फिर उसने पूरा पी लिया। उसके बाद में थोड़ा देर के बाद में बोला ये मैं पी लूंगा, बोतल तू रख ले, बोला था मेरे को, ठीक है बोल के मैंने उसको दे दिया। तो इस हिसाब का हमारा फ्रूटफुल जर्नी वहां से कंटिन्यू किया, और हमको वो एयरलाइंस में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। व्यूज कितना नेक्स्ट लेवल का मिल रहा था बाहर से, जो अंदर से हम जो बाहर देख रहे हैं, फुल ऑफ सीज, इतना नेक्स्ट लेवल का व्यूज की अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूं आपको, मेरे पास उसका फुटेज वगैरह भी नहीं है अभी। हाँ, उधर ऊपर और इधर आपका जब ऑस्ट्रिया है तो उधर पूरा ग्रीन ही ग्रीन था, इस साइड फुल ऑफ ग्रीनरीज। जब वहां से हम ऑस्ट्रेलिया, ये 2 घंटे हमारे काफी स्मूथ बीते, कोई सोया नहीं, मेरे हिसाब से कोई नहीं सोया। इंडिगो में सो गए थे मैक्सिमम टाइम सो के बिता दिया हमने इंडिगो में। क्या करे हो रहा था इंडिगो में, तो समझ में नहीं आया, ना टच ढंग से काम कर रहा है, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। इसमें तो गेम खेला, बहुत सारा चीज किया इसमें, मूवीज देखा, ऑल्दो मतलब एक स्मूथ बटरी जर्नी गया ये टर्किश एयरलाइन के साथ में। और हमने हेडफोन वगैरह भी ले लिए, वो चाहिए भी नहीं था उनको, क्योंकि वो हर फ्लाइट के बाद में आई थिंक नया देते हैं। तो ये काफी सही एक्सपीरियंस था। तो अब नीतीश जी, हम वहां से अब पहुंच चुके हैं वियना पहुंचने के बाद क्या हुआ नीतीश जी? वियना में फिर हम लोगों का जो लास्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका जो इमिग्रेशन टाइप भी होता है जो यहाँ पे भी जी, उसमें हम लोग आए, उसमें आपका स्टैंप लगता है, फिर दोबारा पासपोर्ट में भी आपका मतलब इस कंट्री में आप आ गए, उसका आपका स्टैंप लगता है अराइवल का, जो इंडिया में आपका डिपार्चर का लगता है, तो इधर अराइवल का जो स्टैंप लगता है। तो उसके बाद फिर हम लोग ये बैग वगैरह कलेक्ट करने आए। जी, बैगेज कलेक्ट, फिर बैगेज वगैरह कलेक्ट किया, फिर थोड़ी देर टाइम वहीं पे वेट किया, क्योंकि हम लोग का कंपनी से कोई लेने आ रहा था हम लोग रिसीव करने के लिए। फिर वहाँ पे हम लोग
हाफ एन आवर वेट किया हाफ एन आवर जैसे वेट किए, उसके बाद हमारे कंपनी की हाँ जो भी स्टाफ थे वो आके हमको रिसीव किए। उसके बाद उन्होंने हाँ बस लेके आए थे वो। हम्म, फिर बस में हम लोग स्लोवाकिया, वहाँ से हम लोग का 1.5 आवर का जर्नी था यहाँ पे स्लोवाकिया तक का। तो बस का जर्नी काफी खूबसूरत हाँ था। बहुत खूबसूरत था, लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पे सो भी गए, थक गए ना, थक गए थे, क्योंकि सो नहीं रात पाए का भी अच्छे से। समय था। जी 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 जी। तो ऑल दो हमारा जर्नी इंडिया टू स्लोवाकिया इस तरीके से बीता है। जी। तो हमारे वक्त में तो हमारा एजेंसी या क्लाइंट हमको लेने आए थे, क्लाइंट हाँ। नहीं सॉरी क्या कहते हैं इनको, वो तो आपका ऐसे तो वो है स्लोवाकिया के रिक्रूटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर है वो। जी जी जी। उन्होंने हमको सर्व करने रिसीव करने आए और उधर से हमको पीस ऑफ पिज्जा भी सर्व किया था। हाँ, रात को डिनर के लिए उन्होंने जी, हमको जी, जी। कमरे में ही हाँ, सबको जिनको provide चिकन कराया। चाहिए उनको चिकन पिज्जा, एक हाँ। बिग साइज पिज्जा, सबको एक एक पीस हाँ, दिया। किसी ने खत्म हाँ, नहीं किया, मैं तो वो आके सो गया कोई था खा उसके नहीं लिए। सका उतना पिज्जा वो, जी, जी, इतना जी। बड़ा पिज्जा लेके दिए थे वो। तो नितिश जी, तो अब जो कोई वहां से सपोज उनको कोई लेने नहीं आ रहा है, जैसे एग्जांपल उसके इसके लिए बात करते हैं, टर्किश में वो उतर गए, टर्किश टू वेना में भी पहुंच चुके हैं, तो उनको क्या करना है वेना से? भेने से फिर उन लोगों को वहीं से आपका बस वगैरह होगा, हम्म, वो जैसे आपको वहाँ पे पता करना होता है, क्योंकि अब तो वो वाला हम लोगों ने एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, तो आपको वहीं पे बस वगैरह से आना है। वहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यहाँ पे आपका 5-6 यूरो में आपका बस आता है इधर, तो 5-6 यूरो में आपका बस डायरेक्ट आपको यहाँ पे 1.5 आवर में ले आ जाता है। ओके, सपोज पता नहीं चला कि कौन सा बस आएगा क्या है, उसके लिए थोड़ा सा बता देंगे? आप मैप देख सकते हो, मैप में भी पता चल जाता है। आप ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर सकते हो, ये कुछ या टिप्स हैं जो एयरपोर्ट के अंदर से वाईफाई मिल जाता है आपको एक्सेस, हम्म, तो वहीं पे आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लो जितना आपको चाहिए उस जगह का, फिर वहाँ से आप हाँ इस तरीके से कुछ कर सकते हो। हाँ जी। और तब तक आपको और एक चीज बताना चाह रहा था मैं, इन फर्दर वीडियोस हमारे नीतीश जी हमको कंटिन्यू करेंगे उस चीज के लिए, और अब ऑलमोस्ट हमने काफी चीज कवर कर ली हाँ नीतीश जी, जी, हाँ जी। और कुछ रह रहा है कि इसमें जिसको हमको कवर करना है इस एपिसोड के लिए, कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो? अभी तक तो नहीं, आप लोग पूछ सकते हो, मतलब आप लोगों को क्या और जानना है वो आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्या चाहिए आपको और क्या क्या चीज़ों के बारे में जानना है, तो आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को भी कवर करेंगे। फिलहाल नीतीश जी बहुत बिजी है एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए, आपके लिए और हमारे लिए मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया है तब वो आ पाए, अदरवाइज इनके पास अभी टाइम नहीं है, तो इनके लिए एक लाइक कर दीजिए बिल्कुल, और एक लॉन्ग वीडियो में शूट किया, जितना जी। लंबा वीडियो कभी बनाया नहीं, मैंने भी फर्स्ट टाइम हम लोग मतलब जी। तो नीतीश जी, तो अब हम वाइंड अप करते हैं इस सेशन को, और रहा बात अगर हमसे कुछ मिस हो गया है तो डू कमेंट इन दिस वीडियो, यस और हमको बताइए आप क्या जानना चाहते हो PSA स्लैम के बारे में, यस, क्योंकि ये सीरीज ही उसके बेस्ड में है, जो कि नीतीश जी और मैं कंटिन्यू करेंगे। हाँ, क्योंकि अभी स्लोवाकिया में बहुत से लोग PSA स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा इसी में आ रहा है, इसी कंपनी जी, में, और तो बहुत लोगों को जानने का वो होता है ना, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस दिमाग में रहता है, इस चीज को हम सॉर्ट आउट करेंगे विद दिस ब्यूटीफुल सीरीज कॉल्ड PSA स्टूडेंट्स। PSA Slantis, a story of PSA Slantis, and we will next series में हम देखते हैं आपके कमेंट के ऊपर किस चीज के ऊपर में हम हाँ जी, हाँ ये वीडियो मतलब वीडियो बनाएंगे, तो आप डू मेक श्योर कि कमेंट कीजिए, और उस कमेंट में जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट जिसके ऊपर आएगा उसी में हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हमारा बने। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नीतीश जी फॉर अ वंडरफुल for inviting me. yeah, again we will see you in next video, Okay, and sure. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। Thank you, same to you, brother. या थैंक यू। हम हमारे एक बड़ा एग्जाम होने वाला है मंडे को, तो उसके लिए वो भी प्रिपरेशन चल रहा है, आपको बाद में जब ये सब हो जाएगा बताएंगे, तब हम फर्दर अपडेट्स आपको देंगे। थैंक यू गाइस। ओके, बाय बाय।